Hello, students and the guardians. See, today again I'll be presenting you class 9 का साइंस बुक का साउंड चैप्टर क्लास 9 साउंड चैप्टर एनसीईआरटी चैप्टर 11 इन द न्यू सिलेबस उसका आज पार्ट थर्ड वीडियो आपके सामने लेकर प्रेजेंट हुआ हूं। पार्ट वन और पार्ट टू वीडियो आपने देख लिया होगा। अगर आपने पार्ट वन और पार्ट टू वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज इस वीडियो के साथ उसका लिंक शेयर किया हुआ है, उसे जरूर देखें। नाउ आज का जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड एंड द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। साउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव and sound is produced by vibrations of the source and sound wave propagates as compression and rarefaction pulse and हमने आपको बताया था कि as the object moves back and forth rapidly a series of compression and rarefaction pulse is created in the air and उसके लिए मैंने आपको एक ये वीडियोस भी से आपको ये चीज क्लियर किया था एक स्लिंकी की मदद से कि जब हम लोग बैक एंड फोर्थ कोई ऑब्जेक्ट अगर का मूव कर रहा है तो एक कंप्रेशन देन उसके पीछे रेयरफैक्शन अगेन कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन पल्स चलते हैं। लास्ट सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो में मैंने इस लिंकी का जो है इस वीडियो को शेयर किया था। अगेन इसको आपके सामने शेयर कर रहा हूं जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस। ओके, लास्ट टाइम मैंने आपके सामने ये भी एक चीज प्रेजेंट किया था कि अगर हमारे सामने ये ट्यूनिंग फॉर्क है, सॉरी, जब ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट नहीं कर रहा है तो एयर के पार्टिकल्स जो है एयर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर एक वेल फैशन्ड मैनर में अरेंज्ड हैं और जैसे ही ये हमारा ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करता है तो यहाँ से कंप्रेशन रेयर फैक्शन पल्स जो है मूव करते हैं। देख रहे हैं आप, कंप्रेशन रेयर फैक्शन पल्स मूव कर रहे हैं। सो ये चीजों को हम लोगों ने लास्ट में ऑलरेडी पढ़ रखा था। एक वेव मीन्स वन कंप्रेशन एंड वन रेयर फैक्शंस। ये चीजें आपको अगेन मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूं। जो ट्यूनिंग फॉर्क है उसके वाइब्रेशन से कंप्रेशन रेयर फैक्शन। कंप्रेशन मीन्स जहां पे पार्टिकल्स का डेंसिटी ज्यादा है प्रेशर हाई हो जाएगा। रेयर फैक्शन मीन्स जहां पे पार्टिकल्स ज्यादा अपार्ट हैं और पार्टिकल्स फार अवे हैं, तो वहां पे उस रेयर फैक्शन पार्ट में आप देखेंगे कि रेयर फैक्शन पार्ट में क्या होगा, हमारे पास डेंसिटी कम होगा, प्रेशर भी कम होगा। ओके, सो ये चीज बतला रहे थे कि कंप्रेशन आर द रीजन्स वेयर द पार्टिकल्स आर क्राउड टुगेदर एंड द रेयर फ्रैक्शंस आर द रीजन वेयर द पार्टिकल्स आर स्प्रेड। ओके, सो जहां पे हाई डेंसिटी है वहां पे हाई प्रेशर, जहां पे लो डेंसिटी है वहां पे लो प्रेशर। हाई डेंसिटी कंप्रेशन पार्ट्स में, हाई प्रेशर, दिस इज कंप्रेशन। अगेन लो डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स, लो प्रेशर रीजन। अब आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द वेव हम लोग पढ़ाने वाले हैं, बट मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा। अगर आप रियली में सीरियस स्टूडेंट्स हैं, क्लास 8, 9, 10, 11, 12 मेडिकल की तैयारी या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी स्टूडेंट्स के गार्जियन हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और आपका बच्चा 8, 9, 10, 11, 12 या इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज आप उसको इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव को जो मैं बता रहा हूँ बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किया हूँ, प्लीज आप उसे जरूर दिखाइएगा। वेरी सिंपल कंसेप्ट और बहुत ही मतलब इजी वे में समझाने की कोशिश किया गया है। सच टाइप ऑफ इजी प्रेजेंटेशंस बहुत ही मुश्किल से मिलता है और ये कंसेप्ट अगर बिल्डअप होगा तो आप जरूर ही जो है चीज़ों को समझने में आपको मदद मिलेगी। सो आई विल बी रिक्वेस्टिंग यू, वेदर यू आर गार्जियन और स्टूडेंट, प्लीज केयरफुली इसको दिस वेव रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिकल मेथड से समझने में आप इसको जरूर ध्यान से बहुत ही तवज्जो के साथ पढ़ने की और देखने की कोशिश कीजिए। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि बिफोर वी टेक दिस टॉपिक कि जिस ये वेव रिप्रेजेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव,
मैं आपको एक डे टू डे लाइफ सिचुएशंस में इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको इजी तरीके से समझ में आ सके। मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज आई एम ए बुक सेलर एंड ये मेरी किताब की दुकान है और किताब की दुकान से मैं किताब बेचता हूँ और कुछ पैसे आते हैं, फिर उस पैसों से मैं होलसेलर के पास ले जाता हूँ, फिर वहां से कुछ किताबें खरीद के लाता हूँ, फिर बेचता हूँ। तो मैंने कोशिश किया है और एक शर्त है कि जब मैं एक बुक सेलर के रूप में हूँ, तो मेरा एक शर्त है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पॉकेट में एट द एंड ऑफ द डे 100 रुपये जरूर बचे, बैलेंस जो है इतना मेरे पास रहे। इट इज ओनली 100 रुपये कोशिश करता हूँ कि बैलेंस बच जाए। अगर मान लीजिए कि उससे ज्यादा भी हो सकता है, जिस दिन बुक बिकेंगे उस दिन ज्यादा हो सकता है। जब मैं बुक खरीदने जाऊंगा तो हो सकता है वो 100 रुपये या कुछ पैसे जो मेरे पास थे उसे बुक खरीद के लेकर आऊंगा, तो हो सकता है कि पैसे खत्म भी हो जाए। बट कोशिश ये है कि 100 रुपये को मेंटेन रखना है। I try to keep 100 rupees balance with me wherever possible। ऐसा नहीं कि मतलब 100 रुपया रखना ही रखना है, हो सकता है खत्म भी हो जाए और उससे ज्यादा भी हो सकता है। ओके, सो आई गेट मनी बाई सेलिंग द बुक्स, किताब बेचता हूँ, पैसे आते हैं एंड सब्सिक्वेंटली आई स्पेंड दैट मनी टू बाई द बुक्स फ्रॉम द होलसेलर। ओके, सो अब कहना क्या चाह रहा हूँ कि लेट माई 21 डे बैलेंस विथ मी आर एज फॉलोज। जब मैं किताब बेचा खरीदा तो मेरे दुकान का ये बैलेंस, मैं आपको 21 दिन का बैलेंस शीट दिखा रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट डे मेरे पास 100 रुपए थे और किताबें भी थी, कुछ किताबें बिकी। दूसरे दिन मेरे पास एंड ऑफ द डे 150 रुपए बचे हुए। तीसरे दिन 200 रुपए। लेकिन चौथे दिन अब मेरे पास अगेन 150 रुपए ही बचते हैं। ओके, या तो मैंने खर्च किया या मैंने 50 रुपए का और किताबें खरीद की मंगाई जो है। चौथे दिन मेरे पास अगेन 100 रुपए हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगेन मेरे 50 रुपए एट द एंड ऑफ द डे खत्म हो गए। मतलब कुछ किताबें अगर बिकी भी होंगी तो फिर कुछ किताबें खरीद लिया या पैसे कहीं खर्च हो गए। तो पांचवें दिन ये देख रहे हैं आप कि हमारे पास 100 रुपए ही बचे हुए हैं। पहला दिन 100 रुपए, दूसरे दिन 150 रुपए बचे हैं, तीसरे दिन एट द एंड हमारे पास बैलेंस 200 रुपए है, चौथे दिन 150 और पांचवें दिन 100 रुपए है। छठे दिन ये बैलेंस मेरे पास मात्र 50 रुपए बचता है। ऐसा पॉसिबल है कि जो 100 रुपए मेरे पास बचे थे पांचवें दिन, उसे मैंने 50 रुपए के किताब खरीद के मंगा लिए और उस दिन मेरा कोई सेल नहीं हुआ। ये पॉसिबिलिटी एक है। तो मेरे पास लास्ट टाइम में 50 रुपए ही बचे। अगले दिन सातवें दिन हो सकता है कि किसी स्टूडेंट ने कहा हो कि सर कोई एक और बुक मंगा लीजिए, फलाना बुक मैं लेने वाला हूँ। तो मैंने एक और बुक मंगा लिया और हो सकता है कि वो स्टूडेंट खरीदने नहीं आया, उस दिन कुछ नहीं बिका और एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास सिर्फ 0 रुपीज बचे हुए हैं। आठवें दिन अगेन दैट बैलेंस गोज टू 50 रुपीज होता है। नौवें दिन के एंड में हमारे पास 100 रुपए, 10वें दिन के एंड में 150 रुपए। ये हमने एक आपको डाटा प्रेजेंट किया है। ओके, सो अब इस डाटा को आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। ओके, क्यों मैं कहना चाहता हूं, इससे क्या मिलेगा वो अब आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप चाहे तो इस डाटा को नोट भी कर सकते हैं कि 21 डे 21वें दिन के लास्ट में मेरे पास 100 रुपए ही बचे हुए हैं। ओके, ये है मेरा सिचुएशन जिसमें मैं एज ए बुक सेलर 21 दिन का आपको डाटा प्रेजेंट किया हूं। ओके, अब मैं क्या कह रहा हूं आपको कि ये पार्ट मैं बोल रहा हूं, ड्रॉ अ ग्राफ इन विच डे ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर मुझे दिन लिख देना है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, ऐसे 21 दिन हमको लिख देने हैं। और वाई एक्सिस पर मेरे पास जो बैलेंस बच रहा था वो बैलेंस हमको बताना है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, लेट्स सी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप जो है एक ग्राफिकल मेथड से इसको प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि ये मेरा, मान लिया जाए कि मान लीजिए कि ये मेरा
ये मेरा एक्स एक्सिस है, ओके। इस पे मुझे डे दिखाना है, और ये है मेरा वाई एक्सिस, यहां मुझे बैलेंस बताना है, ओके। 0, 50, 100, 150, 200, दिन 1, 2, 3, 4, 5th डे, ऐसे। पहला दिन बैलेंस इज 100 रुपीज, ये वाला पॉइंट हो गया 1, 100। दूसरा दिन बैलेंस इज 150 रुपए, इस 2 से ऊपर बढ़ते हैं, ये पॉइंट आ गया। तीसरा दिन 200 रुपए, 3 से ऊपर उठते हुए यहाँ पे 200 आ गए। चौथा दिन 150, चौथे दिन से ये 150। पांचवा दिन 100 रुपीज, ओके। मैं इसको और भी डाटा आएंगे तो मैं इसको क्या करूंगा, ऐसे मिलाऊंगा फ्री हैंड से, ओके। सो ये चीज अब ग्राफ पूरे 21 दिन का जो है ड्रॉ करना है। ये जस्ट मैंने आपको बताया कि कैसे ये ग्राफ ड्रॉ होगा। सो आप जस्ट देखिए, ये मेरा एक्चुअल ग्राफ बनकर आएगा, ओके। सी दिस इज द ग्राफ अब आपके सामने बनकर आने वाला है। पहला दिन यहाँ पे फर्स्ट डे 100 रुपीज, सेकेंड डे 150, थर्ड डे 200, फोर्थ डे दिस इज अगेन 150, फिफ्थ डे 100, सिक्स्थ डे दिस इज 50, सिक्स्थ डे, सेवेंथ डे इट इज 0, ओके। सो इस तरह से ये मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन निकल कर आया। ऑन द वाई एक्सिस हम लोग क्या लिखे हैं, वाई एक्सिस पे मनी, और एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने नंबर ऑफ डेज को प्रेजेंट किया है, ओके। सो ये ग्राफ आप देखिए, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा। ग्राफ तो देखने में ऐसे ऐसे है, ओके। ये ग्राफ ऐसे 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 ऐसे। कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे जब ग्राफ देखते हैं ना तो बोलते हैं सर पार्टिकल ऐसे 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 मूव कर रहा है। नो, दिस इज नॉट द पार्टिकल की पार्टिकल ऐसे 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 मूव कर रहा है। ये क्या है, बेसिकली क्या है कि इधर अगर एक्स एक्सिस पर देखिए तो एक्स एक्सिस पर वो दिन बताया जा रहा है, वाई एक्सिस पर जो है ना आपको बैलेंस बताया जा रहा है, ठीक है। तो क्रॉसपॉन्डिंग दिस एक्स, व्हाट इज द वाई वैल्यू इज दिस वन, क्रॉसपॉन्डिंग टू दिस एक्स, जहां पे एक्स का वैल्यू 2 है, वाई का वैल्यू 150 है, 3 पे 200 है। जस्ट इन पॉइंट्स को हम लोगों ने फ्री हैंड से मिला दिया, तो ये हमारा एक ग्राफिकल फॉर्म्स में निकल कर आया है। होप कि आप इस चीजों को समझ रहे होंगे, कोई मुश्किल चीज नहीं है। बट कभी भी इस टाइप का ग्राफ देख के ना ऐसे हाथ को ऐसे ऐसे नहीं करें। लोग समझते हैं सर ऐसे ऐसे ग्राफ ऐसे ऐसे जा रहा है। नो, ग्राफ इट्स नॉट लाइक ग्राफिकल, ये रिप्रेजेंटेशन है। जस्ट आप उससे पॉइंट पता कर सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू 1 तो वाई का वैल्यू क्या है, एक्स इज इक्वल टू 2 वाई का वैल्यू क्या है, ओके। सो इस तरह से जो है आप ये सिंपली बता सकते हैं, इस ग्राफ की मदद से क्या बता सकते हैं कि सर x का वैल्यू अगर 1 है, x इज इक्वल टू 1 है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट है, दैट इज 1, 100। उसी तरह x इज इक्वल टू अगर 2 होता, x इज इक्वल टू 2, तो ये 2 के कॉरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट निकल कर आता, दिस इज 2, 150, दिस इज 3, 200, मतलब थर्ड डे एंड में हमारे पास ये बैलेंस होता है, ओके। सो ये ग्राफ के बाद अब हम लोग क्यों इस ग्राफ को डिस्कस कर रहे हैं, लेट अस सी, मूव करते हैं और फिर चीजों को बढ़ाते हैं। अब यहां पे हमने सेम वही ग्राफ, जस्ट उस ग्राफ को अगेन प्रेजेंट करके यहां मैंने लिखा है मीन वैल्यू डिस्कशन। डिस्कस करना है हमको इसमें मीन वैल्यू। एक्चुअली मीन वैल्यू क्या था, मीन वैल्यू हमारा वो वैल्यू था जो एक नॉर्मल सिचुएशंस में मैं अपने पास 100 रुपए बैलेंस रखना चाहता हूं। यू सी हियर कि 100 रुपए जो मैं बैलेंस रखना चाह रहा हूं वो तो ये वाला है, दिस लाइन देख रहे हैं, ये वाला लाइन, ये यहां पे
100 रुपीज, ये मेरा, हम हमेशा 100 रुपये मेंटेन करके रखना चाहते हैं। सो हमारे पास फर्स्ट डे है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डे 100 रुपये है, अगेन इस दिन को है, यहाँ पर है, इस दिनों पे मेरे पास 100 रुपये मौजूद है। ओके, तो ये 100 रुपये वो वैल्यू है जो जनरली मैं उसको मेंटेन करके रखना चाहता हूँ। यदि मेरा बुक बिके ना बिके, दुकान बंद हो जाए, तो मैं जनरली एक 100 रुपये का ट्रेंड अपने पास मेंटेन करके रखना चाह रहा था। उसको हम लोग क्या बोले थे ना, मीन वैल्यू। उसको हम लोग क्या बोले थे, मीन वैल्यू, मीन वैल्यू। आप देख सकते हैं, अगर इस ग्राफ को देखिएगा तो ये ग्राफ मीन वैल्यू के अबाउट जो है सिमेट्रिकल है। मीन वैल्यू के अबाउट क्या है, अबाउट दिस, अबाउट द ग्राफ इज सिमेट्रिकल। ओके, सिमेट्रिकल का मतलब, सिमेट्रिकल मतलब ये ग्राफ इस लाइन के ऊपर जैसा है, देख रहे हैं, इस टाइप से, इस टाइप से ये जो चीजें आप देख रहे हैं, इसके जस्ट नीचे भी हुए पार्ट इस टाइप से ग्राफ आ रहा है आपको। ओके, सो हम दूसरी चीज को अगेन इसमें बताना चाह रहे थे कि एक तो मैंने आपको ये बताया कि हमारा मीन वैल्यू 100 पर है। दूसरा चीज मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि इस मीन वैल्यू से मैक्सिमम ऊपर जितना हमारा डेविएशन है, दैट इज ये कितना है, जैसे 100 से ऊपर हम 200 तक गए हैं, तो ये हमारा 100 ऊपर की तरफ जो है वेरिएशन है मैक्सिमम, और यहाँ 100 से हम जीरो पे भी आ गए हैं। ओके, तो नीचे की तरफ भी मेरा वेरिएशन 100 है। ओके, मैक्सिमम इससे डेविएशन देखा जाए तो मीन वैल्यू से मेरे पास 100 ऊपर भी है और मीन वैल्यू से 100 नीचे भी है। सो ऐसे भी दिन आ सकते हैं जब मैं जितना पैसा मेंटेन करना चाहता हूँ उससे डबल पैसा, मतलब उससे 100 ऊपर भी है, और एक ऐसा दिन भी है कि जहां मैं मेंटेन करना चाहता था उससे 100 नीचे आ गया हूँ। तो ये चीजें हमारे पास, इसको हम लोग आगे समझेंगे कि बेसिकली ये कौन सा चीज है। नेक्स्ट, अब इस पॉइंट्स में अगेन अब हैव अ डिस्कशन ऑन दिस ग्राफ। इस ग्राफ के डिस्कशंस में मैं अगेन अब आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि ये एक लाइन है, इस लाइन, ये लाइन जिसको हम लोग मीन वैल्यू बोल रहे थे, इस लाइन को समझना जरूरी है। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी आप ग्राफ देखते हैं तो ग्राफ जिस लाइन के अबाउट मैक्सिमम अप और मैक्सिमम डाउन जा रहा है, वो लाइन जनरली लोग जीरो समझते हैं। जीरो नहीं समझना है, वो एक नॉर्मल वैल्यू जो था वो जीरो से एबव भी हो सकता है। ओके, और इस लाइन के ऊपर मैक्सिमम कितना हम लोग डेविएट किए हैं और इस लाइन से नीचे कितना मैक्सिमम डेविएट किए हैं, यू कैन से कि इस लाइन से ऊपर यहां तक गए, दिस इज माय मैक्सिमम, दिस इज माय मिनिमम। हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा मैक्सिमम है, यहां तक हमने आपको मैक्सिमम पैसा हमारे पास रहा है, और दिस इज माय मिनिमम। ओके, मिनिमम, राइट। सो फिर हम लोग आगे फॉरवर्ड मूव करते हैं नेक्स्ट सिचुएशन। अब ये एक अगला सिचुएशन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ये सिचुएशन थोड़ा सा अलग टाइप से है। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने आपको सिचुएशंस अभी डिस्कस किया था कि मैं एक बुक सेलर हूं और मैं जनरली 100 रुपया बैलेंस रखना चाहता हूं, और पर डे मेरी किताबें बिकती हैं, फिर मैं उन पैसों से जो है ना किताबें खरीद के लाता हूं, और मैंने अपना बैलेंस आपको 21 डे का बैलेंस बताया था। ओके, सो एक्चुअली क्या था, इट वाज अ कंसंट्रेटेड ऑन मी ओनली। सिर्फ ये चीज आप मेरे लिए समझ रहे थे, एक पर्टिकुलर एक आदमी के लिए समझ रहे थे कि उस आदमी का एक 21 दिनों का टाइम के साथ, दिन के साथ उसका बैलेंस कैसे कैसे बदलता है। अगला सिचुएशन जो है वो थोड़ा अलग है। वो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम इस सिचुएशन में लेकर आए हैं कि आपके पास 21 बुक सेलर्स को लेकर आ गया हूं। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं अपना बैलेंस 21 दिनों का बताना चाह रहा हूं। मैं अब आपको ये कहना चाह रहा हूं, नाउ सपोज देयर आर 21 बुक शॉप्स इन द मार्केट इन वन लाइन। एक लाइन में 21 दुकानें हैं। कितनी दुकानें, 1 2 3 4, ऐसे 21 दुकानें हैं। और ऑन ए पर्टिकुलर डे, एक किसी खास दिन, एट द टाइम ऑफ द क्लोजिंग,
द बैलेंस ऑफ ऑल द बुक सेलर्स। अब मैं ये क्या बता रहा हूं कि 21 किताब की दुकानें हैं और एक दिन, किसी दिन मान लीजिए वो दिन सैटरडे ही ले लीजिए, सैटरडे इवनिंग में सभी दुकानदारों का बैलेंस देखा गया कि भाई आपके पास क्या है आज बेचने के बाद। उन दुकानदारों का बैलेंस इस तरह से था। ये 21 दुकानदारों का है, मेरा नहीं है। और 21 दुकानदारों का किसी पर्टिकुलर डे है, मान लीजिए वो दिन सैटरडे ही सही, कि पहला दुकानदार जो था उसके पास 100 रुपए थे, दूसरे दुकानदार के पास 150 थे, तीसरे के पास 200 थे, चौथे के पास 150, पांचवे के पास 100। इस तरह से ये हमने 21 दुकानदारों का ये आपके पास बैलेंस बताया। अब मैं क्या बोलता हूं, अब मैं आपसे इनके बैलेंस बताने के बाद मैं आपको ये कह रहा हूं कि लेट्स सी दिस वन। अब ये मैं बोल रहा हूं कि आप अब ड्रॉ कीजिए एक ग्राफ ड्रॉ कीजिए इन विच शॉप नंबर और द पोजीशन ऑफ द शॉप ऑन द एक्स एक्सिस एंड बैलेंस अमाउंट ऑफ द शॉपकीपर ऑन दैट डे, उस दिन जो था वाई एक्सिस पे। क्या बोलना चाह रहा हूं कि अब आप यहां पे एक ग्राफ ड्रॉ कीजिए, जिस ग्राफ में आप इधर ड्रॉ कीजिए कि इस एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करना है, हमको ड्रॉ करना है शॉप नंबर। ओके, इधर क्या ड्रॉप करना है, शॉप नंबर, और इस साइड में हमको उनका बैलेंस। ओके, शॉप नंबर 1, शॉप नंबर 2, 3, 4, 5, पहला दुकान, दूसरा दुकान, तीसरा दुकान, चौथा दुकान, पांचवा दुकान। और यू कैन से कि पहला दुकान जो है द फर्स्ट शॉप जो है यहाँ से ओरिजिन से 1 मीटर की दूरी पर है, दूसरा शॉप 2 मीटर की दूरी पर है, तीसरा शॉप 3 मीटर की दूरी पर है, चौथा शॉप 4 मीटर की दूरी पर है। और पहला आदमी के पास जो बैलेंस था उस दिन 100 रुपए थे जो है शाम में, ये 100 पर। दूसरा आदमी का बैलेंस 150, तीसरे आदमी का बैलेंस 200, चौथे आदमी का बैलेंस 150, पांचवें आदमी का बैलेंस 100। अगर इनका ग्राफ अगर हम लोग करते तो इस टाइप से जो है ये हम लोग करते, ये फ्री हैंड से ड्रॉ करते थे। ओके, सो दिस थिंग क्या करें कि अब इस बार हमने क्या किया है ना, एक्स एक्सिस पर पोजीशन ऑफ द शॉप, यानी कि पहला दुकान, दूसरा दुकान, तीसरा दुकान, ऐसे किया है। ये छठा दुकान है। ओके, उसी तरह से वाई एक्सिस पर उस दिन उनके पास क्या बैलेंस बचा हुआ था, एक पर्टिकुलर डे। ओके, सो ये सिचुएशंस आएगा। अगेन आप देख सकते हो कि ये ग्राफ इस तरह से है। अगेन डोंट थिंक के पैसा ऐसे ऐसे वेरी कर रहा है, नो, पैसा तो पैसा है। जस्ट ये ग्राफ हमको एक रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब पहला दुकान जो ओरिजिन से 1 मीटर की दूरी पर है वो उसके पास 100 रुपए है एट द एंड ऑफ द डे। उसी तरह दूसरे दुकानदार के पास 150, तीसरे के पास 200 रुपए, चौथा दुकान एक्स इज इक्वल टू 4 वाला ये है, एक्स इज इक्वल टू 5 के पास 100, एक्स इज इक्वल टू 6 के पास 50, और एक्स इज इक्वल टू 7 पे जो दुकान है ये इस दुकानदार के पास जो है, मतलब ये पहला दुकान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां दुकान, सातवें दुकान के पास जो है ना 0 रुपीज है जो है। ओके, तो इस तरह से ये ग्राफ हम लोग रिप्रेजेंट किए आपके सामने। आप इजी वे में कर सकते हो, वेरी सिंपल, कोई बहुत ही रॉकेट साइंस इसमें नहीं लगा हुआ है। नाउ सी द नेक्स्ट थिंग, हम लोग वही सेम ग्राफ हम लोग बताना चाहते हैं कि इस ग्राफ में भी देखिए, इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे दुकानदार हैं जिनके पास जो है मैक्सिमम पैसा है उस दिन के एंड में। ये कौन से दुकानदार है, तीसरा दुकानदार है। उसी तरह इनके पास भी जो है एक मैक्सिमम पैसा है, इनके पास भी उस समय मैक्सिमम पैसा है। इन लोगों के पास जो है ना पैसा एकदम जीरो जीरो हो गया है, ये शून्य पैसा वाले हैं। सो ये इसमें भी आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे दुकानदार हैं, इस ग्राफ को देखने के बाद आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी देखा जाए तो कुछ ऐसे हैं जिनके पास 100 रुपीज बैलेंस है, ये है, इस 100 का है, ये 100 वाले हैं, एवरेज टाइप से माना जाए तो। और इस एवरेज से मैक्सिमम वाले क्या है, जिनके पास यहाँ से 100 ऊपर है जो है। कुछ ऐसे हैं जो यहाँ से 100 नीचे हैं, मतलब जीरो पर है जो है। ओके, इस टाइप के भी दुकानदार हैं। ओके, तो मैं अब आपको इससे थोड़ा सा अब आगे लेकर बढ़ता हूं। अगेन मैं ये बता रहा था कि ये एक तरह से मीन पोजीशन टाइप का चीज है, मीन वैल्यू टाइप का चीज है दुकानदारों का अगर देखा जाए तो। नाउ लेट्स कम ऑन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेव
नाउ लेट्स चेंज द सिचुएशन। अब तक जो मैंने आपको बताया था, अब मैं उससे अब आपको वेव की तरफ लेके चलना चाहता हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा कि सर हमने जो सीखा इन दुकानदारों में, दो सिचुएशंस मैंने आपको बताए। एक सिचुएशन वो बताया कि एक पर्टिकुलर दुकानदार जैसे मैं था और हमारे पास जो है ना 21 दिनों का मैंने बैलेंस बताया था। एक दूसरा सिचुएशन मैंने बताया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि 21 दुकानदार हैं और किसी पर्टिकुलर डे हम लोगों ने उनके बैलेंस का ग्राफ ड्रॉ किया था। ओके, अब सिचुएशन थोड़ा चेंज हो रहा है, सिचुएशन चेंज हो रहा है और अब हम लोग जो बढ़ रहे हैं वो अब थोड़ा थोड़ा हम लोग बढ़ रहे हैं जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेव की तरफ, और सिचुएशन को चेंज कर रहा हूं। सिचुएशन में क्या चेंजिंग है, लेट्स सी। पहला चीज मैं आपको बोलना चाहूं, लेट अस कंसीडर अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द स्पेस। अब किसी स्पेस में अब एक पर्टिकुलर पॉइंट को आप कंसीडर कीजिए। जैसे हम लोगों ने जो आपको ट्यूनिंग फॉर्क दिखाया था, उस ट्यूनिंग फॉर्क में के बाद पहले हमने दिखाया था कि बहुत सारे पार्टिकल्स जो है वेल फैशन मैनर में अरेंज हैं। तो मैं आपको क्या कर रहा हूं कि उसी तरह स्पेस में कोई एक ऐसा पॉइंट कंसीडर कीजिए, एक छोटा सा रीजन कंसीडर कीजिए जहां पे मान लीजिए कि 100 पार्टिकल्स एयर के रहते हैं एज फार एज पॉसिबल इन द नॉर्मल सिचुएशन। क्या कह रहा हूं कि नॉर्मल सिचुएशन में उस पॉइंट पे 100 पार्टिकल्स रहते हैं। 100 particles of the air remains there as far as possible in the normal situation। अगर कोई वेव नहीं जाता तो उस पॉइंट पर 100 पार्टिकल रहते। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट किया, ट्यूनिंग फॉर्क के वाइब्रेशन से वहां से कंप्रेशन चला, रेयरफेक्शन चला। अब कंप्रेशन जब जाता है तो क्या करता है, उस पॉइंट पर धीरे 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 पार्टिकल्स की संख्या को बढ़ाता है। वहां पे पार्टिकल्स ज्यादा हो जाते हैं, पार्टिकल्स की डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, वहां पे प्रेशर ज्यादा हो जाता है। फिर जब हमारा कंप्रेशन आगे चला जाता है, रेयरफेक्शन जब पीछे से जाता है, तो रेयरफेक्शन क्या करता है, वहां पे पार्टिकल्स की संख्या को धीरे धीरे घटाता है, वहां पे पार्टिकल्स की संख्या कम हो जाती है। अब मैं उसी सिचुएशन को यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं। जैसे मैं आपको बोला था कि मेरे पास 100 रुपए हैं और फिर मैंने कुछ किताबें बेची तो मेरे पास कुछ पैसे हो गए, और फिर मैंने उन किताबों से फिर पैसों से कुछ किताबें जब खरीद के लाए तो मेरे पास पैसे कम हो गए। सेम सिचुएशंस में आपको यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे 100 पार्टिकल्स थे। अब जब कंप्रेशन पल्स आ रहा है तो वो कंप्रेशन वहां पर पार्टिकल्स की संख्या को बढ़ाने वाला है। ओके, सी दिस वन। सो ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स, due to vibration of the source, number of particles changes with time at that particular point, that is a small region में। सो मैं बताना रहा हूं कि जब 0 सेकेंड था तो उस समय मेरे पास 100 पार्टिकल थे। ओके, अब क्या हुआ कि वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ और वाइब्रेशन स्टार्ट होके पार्टिकल्स आने शुरू हुए, और 1 सेकेंड पर मेरे पास पार्टिकल्स की संख्या 150 हो गई, दूसरे सेकेंड में पार्टिकल्स की संख्या 200 हो जाती है। यानी कि उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, उस पॉइंट पे पार्टिकल्स की संख्या 100 से अब 200 तक पहुंच चुकी है। बहुत ही क्राउडेड रीजन हो चुका है और उस रीजन में जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ चुके हैं, प्रेशर बिल्डअप हो गया होगा। ओके, अगेन अब धीरे धीरे जैसे ही वो कंप्रेशन पल्स जो है अब आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो वहां पे धीरे धीरे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होने शुरू होंगे, और यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिर 150 हुए, फिर 100 हुए, और अब उसके बाद जब रेयरफैक्शन पल्स आता है तो वो क्या करता है कि अगेन अब पार्टिकल्स की संख्या और कम कर दिया, 50 कर दिया, उसके बाद 0 कर दिया। ओके, सो दिस इज द सिचुएशन कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पार्टिकल्स की संख्या तीसरे सेकंड पे जो है 150 हो जाती है, चौथे सेकंड पे 100 हो जाती है, पांचवें सेकंड पे उसके पार्टिकल्स की संख्या और कम हो गई, छठे छठे सेकंड पे और पार्टिकल्स की संख्या आपको शून्य हो जाती है, सातवें सेकंड पे अगेन बढ़ के 50, आठवें सेकंड पे 100, नौवें सेकंड पे 150, 10वें सेकंड पे 200, 11वें सेकंड पे 150। ये पूरा सिचुएशन है। इस सिचुएशंस को आप चाहे तो नोट कर लें, और इस सिचुएशंस का एक हम लोग क्या कहेंगे आपको कि इस सिचुएशंस में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट दैट पॉइंट दे रहा हूं मैं,
टाइम के साथ। अब उसका मैं आपसे कह रहा हूं कि अब आप क्या कीजिए कि ग्राफ ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ अ ग्राफ इन विच टाइम ऑन द एक्स एक्सिस एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑन द वाई एक्सिस। टाइम को क्या, टाइम को हम आपको एक्स एक्सिस पे कर रहे हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को वाई एक्सिस पे कर रहे हैं। ये ग्राफ एग्जैक्टली वही ग्राफ है जो मैंने आपको बताया था कि मैं एक बुक सेलर हूं और मेरे पास जो है हर दिन का मैं बैलेंस बता रहा था। तो एक्स एक्सिस पे मैंने आपको बोला था डेज, वाई एक्सिस पे बोला था मेरे पास बचा हुआ बैलेंस पैसा। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वाई एक्सिस पर आपको ड्रॉ करना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक्स एक्सिस पे टाइम। किसी पर्टिकुलर प्लेस पर कैसे कैसे टाइम के हिसाब से, पर्टिकुलर प्लेस पर टाइम के हिसाब से नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे कैसे बढ़ रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, फिर थोड़े थोड़े कम होते होते फिर नॉर्मल पे आ रहे हैं, फिर कम होते जा रहे हैं। तो उसका जस्ट हमको ग्राफ खींचना है। तो क्या आप नहीं कहेंगे कि ये ग्राफ फिर इसी टाइप का होगा? वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अब आपको समझ में आने वाला है ये चीज कि ये आप देख सकते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम को ड्रॉ किया इन मिली सेकेंड्स के रूप में, ओके। और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जब वेव प्रोपोगेट कर रहा था आगे की तरफ, जब वेव आगे जा रहा था तो वो क्या कर रहा था, मैंने आपको बताया था कि एक सिचुएशन नॉर्मल सिचुएशन रहता है, वेव जाता है कंप्रेशन, जाके वहां पे पार्टिकल्स को डेंस कर देता है, पार्टिकल्स की संख्या बढ़ा देता है। वही सिचुएशन है, 0 सेकेंड पे पार्टिकल्स की संख्या 100 थी, जबकि 1 सेकेंड में पार्टिकल की संख्या 150, मतलब वेव आना शुरू कर दिया है, कंप्रेशन पल्स आ रहा है। देन यहाँ पे 200, ये एक मैक्सिमम पीक पॉइंट पे पहुंच चुका है। अगेन अब 150, मतलब अब क्या है ना कि कंप्रेशन को आ चुका है और उससे धीरे 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 अब जो अगला लेयर है वो पुश होके आगे बढ़ रहा है, ओके। तो इस तरह से यहाँ पे फिर पार्टिकल की संख्या 150, अगेन 100, उसके बाद 50, देन अगेन इट इज बिकम्स हियर 0। जीरो पे मतलब ये देख सकते हैं इस सेकंड पे, इस मिली सेकंड पे, पहला मिली सेकंड, 0 मिली सेकंड, 1 मिली सेकंड, 2 मिली सेकंड, 3 मिली सेकंड, 4 मिली सेकंड, 5 मिली सेकंड, छठे मिली सेकंड पे आप देख सकते हैं कि पार्टिकल की संख्या 0 हो गई है। सो इस तरह से ये हमारा ग्राफ आपके पास ड्रॉ होकर आया। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है, लेकिन आपको इसमें देखना क्या है और समझना भी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर आपको एक्स एक्सिस पे, यहाँ यहाँ एक्स एक्सिस पे अगर टाइम लिखा हुआ है, यू सी हियर इट इज, यहाँ पे टाइम है, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ओके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर एक्स एक्सिस पे टाइम लिखा हुआ हो तो आप जरूर समझिएगा कि ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट्स पे, पर्टिकुलर पॉइंट पर, पॉइंट्स, एट पर्टिकुलर पॉइंट इट इज वेरिएशन ऑफ डेंसिटी और प्रेशर और एनीथिंग और समथिंग, उसका ग्राफ है, ओके। सो ये सिचुएशन ऐसा है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे है। जस्ट डोंट इमेजिन कि ग्राफ आपका वेव ऐसे ऐसे चल रहा है, नो, वेव ऐसे ऐसे नहीं चल रहा है। नहीं तो जनरली जैसे लोग बोलते हैं वेव ऐसे ऐसे चल रहा है, वेव ऐसे ऐसे भाई नहीं चल रहा है। वेव ये क्या है, इट्स जस्ट रिप्रेजेंटेशन, जस्ट ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। एक्स एक्सिस पर टाइम को दिखा रहे हैं, वाई एक्सिस पर हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स को दिखा रहे हैं। कहाँ का भाई, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का। पूरे हम लोग पूरे कंप्रेशन रेयरफेक्शन, ये पूरा सिचुएशन पूरे स्पेस में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर खड़े होकर देख रहे हैं। जस्ट लाइक जैसे आप देखते हैं ना, मतलब 10 आदमी मिलकर अगर डांस कर रहे हैं तो यू आर वॉचिंग सिंगल पर्सन कि वो आदमी कैसे कैसे डांस कर रहा है, सबका नहीं देख रहे, सिंगल आदमी पे कंसंट्रेटेड है, ओके। वो आदमी कैसे डांस कर रहा है, बैठ रहा है, उठ रहा है, ऐसे कर रहा है, उस सिचुएशंस को एनालाइज कर रहा है। तो यहाँ पे भी ये जो है ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रहा है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप सोचिए तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग क्या कह सकते हैं, वी कैन से कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पार्टिकल्स की संख्या 100 थी जो बढ़ते बढ़ते 200 तक हो गई थी।
फिर घटते घटते तक 100 हुई, उससे घटते घटते 0 हो गया, फिर बढ़ते बढ़ते 100 हुआ है, फिर बढ़ते बढ़ते 200 हुआ है। आप ये सोच सकते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स नॉर्मली 100 रहते हैं, नॉर्मली 100 रहते हैं। ओके, दिस इज इट्स मीन वैल्यू 100। और वहां उसी पॉइंट पर पार्टिकल्स की संख्या पहले 150 हुई, 200 हुई, मैक्सिमम इतने तक उसके पार्टिकल्स गए हैं, इतना, इस लेवल से मैक्सिमम इतना ऊपर गया है, और इसी लेवल से उस पॉइंट पे मैक्सिमम नीचे यहां 0 तक हुआ है। ओके, सो ये सिचुएशन ऐसा नहीं है कि ऐसे 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 पार्टिकल चल रहा है, पार्टिकल तो वेव आगे जा रहा है, वो वहां पे पार्टिकल्स आ रहे हैं, कंप्रेस हो रहे हैं, वेव आगे चला जा रहा है, वेव आगे जा रहा है। ओके, और ये क्या है, उस सिचुएशन पे उस पॉइंट पर पार्टिकल के संख्या के बारे में बताया जा रहा है आपको। अगर पार्टिकल की संख्या ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, तो वहां पे प्रेशर ज्यादा है। इस वाई एक्सिस पे हम लोग प्रेशर भी पुट कर सकते थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह पे प्रेशर वेरिएशंस भी पुट कर सकते थे। अगर यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है एक्स एक्सिस पे, तो इट इज श्योर कि ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात की जा रही है। ओके, किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। यही मैं आपको इसमें दिखाना चाह रहा था कि ये हमारा मीन पोजीशन है, मतलब मीन पोजीशन इन द सेंस कि एक ये नॉर्मल सिचुएशन है, नॉर्मल सिचुएशन में पार्टिकल्स की संख्या 100 रहेगी वहां पे, और एक्सट्रीम कंडीशंस में पार्टिकल्स की संख्या 200 हो जाएगी, या एक्सट्रीम कंडीशन मतलब बहुत नीचे जाएगा तो पार्टिकल्स की संख्या 0 हो जाएगी। इस 100 से ऊपर ये हमारा ये 200, ये पॉइंट 250 भी हो सकता था, ये मैक्सिमम ऐसे हो सकता था, मैक्सिमम नीचे ऐसे हो सकता था। तो ये नहीं देखना है कि 100 है तो ये 100 जोड़ा गया है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस मीन पोजीशन से ऊपर, मीन पोजीशन से नीचे। तो हम लोग अभी आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें जो है आपको और इसमें समझ में आएंगी। नो, ये मैं समझाने की कोशिश अगेन इसी चीज को जो अब तक मैं बता रहा था उसको आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देखा जाए ये वाला सिचुएशन जो है, ये सिचुएशन, ये मेरा नॉर्मल सिचुएशन था। नॉर्मल सिचुएशन मींस जो हम आपको बोल रहे थे कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे या छोटे से रीजन में 100 पार्टिकल्स है, उसी तरह फिर वहां पे पार्टिकल्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ी, फिर उस पॉइंट पे धीरे धीरे पार्टिकल्स की संख्या घटी। मैं उस पॉइंट पर कैसे कैसे पार्टिकल्स का वेरिएशन होगा संख्या में, या उसकी डेंसिटी में, या उसके प्रेशर के रूप में देखा जाएगा, तो कैसे कैसे वेरिएशन होगा एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, उसको मैं आपको ग्राफ को ड्रॉ करके बताया था। फिर मैं थोड़ा सा और इसको बड़ा मतलब कम स्पेस में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए ये स्पेस है जहाँ पे पार्टिकल्स नॉर्मली इतने रहते हैं, एक रेयर फ्रैक्शन हो जाएगा तो इतना हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा तो पार्टिकल्स की संख्या बढ़ जाएगी। ये सब मैं आपको जस्ट कोई भी पॉइंट आप कंसीडर कीजिए, जैसे ये पॉइंट, इस पॉइंट पर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स नॉर्मल फॉर्म में रहते हैं, कंप्रेशन में ज्यादा हो जाएंगे, रेयर फ्रैक्शन होगा तो एकदम और ही कम हो जाएगा। मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पार्टिकल्स कैसे कितने टाइम के अनुसार बदलेंगे उसका ग्राफ में अभी हम लोग प्रेजेंट किए थे। ओके, सो डिस्कशन पार्ट ऑन एक्स एक्सिस टाइम इन मिलीसेकंड, वाई एक्सिस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। वाई एक्सिस पे हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हो सकता था, प्रेशर भी हो सकता था, डेंसिटी भी हो सकता था। जब भी अगर एक्स एक्सिस पे टाइम रहता है, एक्स एक्सिस पे जब भी अगर टाइम रहेगा, तो आप ये दिमाग में इमेजिन कर लीजिएगा कि नो डाउट ये एक्स एक्सिस पे अगर टाइम है तो ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर एक खास जगह पर पार्टिकल्स की संख्या कैसे कैसे बढ़ रही है, या प्रेशर कैसे बढ़ रहा है, या डेंसिटी का वेरिएशन कैसे हो रहा है, वो इस ग्राफ में इस तरह से दिखाई देगा अगर एक्स एक्सिस पे टाइम दिया जाएगा तो। और एक ये लाइन होगा, ये लाइन जिसको हम लोग बोलेंगे मीन वैल्यू। मीन वैल्यू मीन्स नॉर्मल सिचुएशंस में कितने पार्टिकल्स वहां पे रहते हैं, और उस मीन वैल्यू से मैक्सिमम कितना तक पार्टिकल ऊपर ज्यादा गया है, कितना पार्टिकल वहां पे ज्यादा आए हैं। जस्ट इमेजिन, ये कोई देखने वाली बात जो है ना, जस्ट वहां पे काउंटिंग करने की बात है जो है, वो ऐसा नहीं कि ऐसे कूद गया है ऊपर, ऐसा नहीं सोचना है कि ये नॉर्मल सिचुएशन से ऊपर कूद गया। ओके, नॉर्मल सिचुएशन से वैल्यू बढ़ गई है जो ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या वहां पे बढ़ गई है। ओके, और ग्राफ में ये आपको ऊपर उठता हुआ दिख रहा है, ग्राफ में ऊपर उठता हुआ दिख रहा है, बट ऐसा नहीं सोचना है कि यहां से जंप कर गया है। ओके,
वो हो सकता है कोई आदमी आपको ऐसे समझाए कि पार्टिकल ऊपर जंप कर रहा है, यहाँ से ऊपर कूद गया है, वैसा नहीं है। यहाँ पे जस्ट संख्या कितना बढ़ गया है, ये मीन वैल्यू वाला जो लाइन है, इससे मैक्सिमम इतने पार्टिकल्स बढ़े हैं और इस मीन वैल्यू से मैक्सिमम नीचे इतना गया है। ओके, सो ये ग्राफ के बाद अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, नेक्स्ट सिचुएशन, लेट अस कंसीडर द नेक्स्ट सिचुएशन। नेक्स्ट सिचुएशन क्या है कि अब ये थोड़ा सा आपको मैं अगला सिचुएशंस लाने वाला हूं। इस सिचुएशन को देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। वो जो सेकंड कंडीशंस हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें हमने आपको 21 दुकानदारों को बताया था कि ये लोगों के बारे में उनका एक पर्टिकुलर टाइम पर इतना बैलेंस था, मैं अब वही चीज अब आपके सामने लाने वाला हूं। क्या कर रहा हूं, लेट अस कंसीडर मेनी पॉइंट्स, मेनी पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स को कंसीडर करना है इन द स्पेस, स्पेस में, लेकिन कब, एट ए पर्टिकुलर टाइम। जैसे मैंने बोला था ना कि 21 दुकानदार हैं और 21 दुकानदारों का एक लास्ट शाम में जो है ना सैटरडे को क्या बैलेंस बचा था। लाइक अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि अब मेरे पास क्या ना कि यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ पे वेव जा रहे हैं, हर जगह पे हर जगह पे हर जगह पे पार्टिकल्स की संख्या अलग अलग होगी। कहीं पे जहां पे कंप्रेशन पहुंचा हुआ होगा वहां पे पार्टिकल्स की संख्या ज्यादा होगी, जहां पे रेयरफेक्शन पहुंचा हुआ होगा वहां पे पार्टिकल्स की संख्या कम होगी। वो इस सिचुएशन को अब हमको देखना है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ड्यू टू कंटिन्यूड वाइब्रेशन of a source, number of particles at all the points at particular time t will be different and it will be as follows। मान लीजिए कि इस टाइप से है कि ये है पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के 0 बिंदु पर 100 पार्टिकल्स हैं। ओके, और 1 मिलीमीटर की दूरी पर, 1 मिलीमीटर की दूरी पर 150 पार्टिकल, 2 मिलीमीटर की दूरी पर 200 पार्टिकल, 3 मिलीमीटर की दूरी पर ये, 4 मिलीमीटर की दूरी पर ये, 5 मिलीमीटर की दूरी पर ये, 6 मिलीमीटर की दूरी पर 6 मिलीमीटर की दूरी पर 0 पार्टिकल्स। ओके, 7 मिलीमीटर की दूरी पे 50 पार्टिकल्स, 8 मिलीमीटर पे 100 पार्टिकल्स, 9 मिलीमीटर पे 150, 10 मिलीमीटर पे 200। मैं ये आपको बता रहा हूं कि हर एक पॉइंट्स पे जो अब आप ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट कर रहे हैं तो हर जगह पे, बट यहाँ पे क्या सिचुएशन है, यहाँ पे सिचुएशन है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं देख रहा हूं और सबको देख रहा हूं, इनको भी देख रहा हूं, सारे लोगों को देख रहा हूं, सबको देख रहा हूं। ऐसा नहीं है कि सिंपली एक मैं जीरो वाले को किसी पर्टिकुलर, अब वो पहला सिचुएशन नहीं है कि मैं किसी पर्टिकुलर आदमी पर्टिकुलर पॉइंट पे नजर किया हुआ हूं, पर्टिकुलर पॉइंट पे नजर करके टाइम के अनुसार उसको देख रहा हूं, नहीं। इस बार क्या ना सारे लोगों को एक साथ देख रहा हूं, एक साथ देखा, फोटो ले लिया, ठीक है, क्या कहां कहां कितना कितना है, एक साथ क्लिक किया, फोटो ले लिया। और उस समय क्या था, पहले वाला जो सिचुएशन था जिसमें मैं आपको बता रहा था कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या बढ़ रही है घट रही है, तो वो जब पर्टिकुलर पॉइंट्स था तो उस समय मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा, तो उस समय हमको टाइम के अनुसार जो है ना वो पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसे कैसे पार्टिकल्स की संख्या बढ़ रही है घट रही है। और इस सिचुएशन में जब हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं एक साथ, तो मुझे अब वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा। अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर उसका सिचुएशन देखना है तो मुझे उसका जस्ट फोटो लेना पड़ेगा क्लिक करके। ओके, तो ये सिचुएशंस पे हमने, अब हम आपको फिर अब कहते हैं कि नाउ ड्रॉ द ग्राफ। ओके, सो अब हम आपको इसमें आपको क्या बोलते हैं कि अब आपसे कहा जाता है कि अब आप एक ग्राफ ड्रॉ कीजिए, जिस ग्राफ में एक्स एक्सिस पर क्या होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे ये हमारा पोजीशन होना चाहिए। पोजीशन मतलब एक्स एक्सिस पे 0 पॉइंट, उससे 1 मिलीमीटर दूरी पर, 2 मिलीमीटर दूरी, 3 मिलीमीटर दूरी, और हर एक पॉइंट्स पे कितने पार्टिकल्स हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे, उसको ग्राफ के रूप में ड्रॉ करने के लिए कह रहा हूं, जो कि ये सिचुएशन आने वाला है। ऑन एक्स एक्सिस लोकेशन मिलीमीटर में और वाई एक्सिस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, सो ये जस्ट वही ग्राफ है जो ग्राफ मैंने बताया था कि मेरे पास 21 दुकानदार हैं और उनके लास्ट शाम में उनके पास कितना बैलेंस बचा हुआ है। यहां पे हम लोग क्या करें, 21 दुकानदार की जगह पे 21 पॉइंट बना दिए। ओके, 0 पॉइंट, 1 मिलीमीटर पॉइंट, 2 मिलीमीटर पॉइंट, तो सारे पॉइंट्स बता दिए।
दुकानदारों के लिए मैंने बोला था कि कितना उनके पास पैसा बचा हुआ है, इस समय मैं ये बोल रहा हूं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना पार्टिकल्स है, तो ये पार्टिकल्स जो है उनके हिसाब से मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया। ओके, सो अब आप देख रहे होंगे कि यहां पे एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे है पोजीशन, यहां पे एक्स एक्सिस पे है पोजीशन, यानी कि ये है जीरो, जीरो पे, ये जीरो पोजीशन पे, यानी आप ये मान लीजिए एक्स एक्सिस अगर यहाँ पे मानते, एक्स एक्सिस आप कहीं पर भी उठा के ले आ सकते थे, इसको शिफ्ट भी कर दिया हमने, तो इसको भी अगर एक्स एक्सिस आप मान सकते हैं। ओके, सो एक्स एक्सिस पे जीरो पोजीशन पे हमारे पास 100 पार्टिकल्स है, वन यानी 1 मिलीमीटर पे 150 पार्टिकल है, 2 मिलीमीटर पे 200 पार्टिकल है, 3 मिलीमीटर वाले पोजीशन में इतने पार्टिकल है 150, 4 मिलीमीटर वाले पॉइंट्स पे ये पार्टिकल की संख्या है, 5 मिलीमीटर वाले में ये सिचुएशन है, 6 मिलीमीटर वाले में ये सिचुएशन है। ओके, 0 1 2 3 4 5 6, ओके, देन ये 7 8, राइट। सो इस तरह से हमने पार्टिकल्स की संख्या को ड्रॉ किया है। डोंट थिंक कि यहाँ पे कोई पार्टिकल डांस कर रहा है, ऊपर जा रहा है, कूद रहा है, बैठ रहा है, पार्टिकल्स अपनी जगह पे, हम सिर्फ उसके किस पोजीशन पे कितने पार्टिकल्स हैं, हमारा जो वेव पहुंचा है, कहां कहां पे कंप्रेशन है, कहां कहां पर रेयरफेक्शन है, इस चीज को हम लोग यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप ये सोच सकते हैं इन ग्राफ की मदद से कि ये वो पॉइंट है जहां पे दिस इज x इज इक्वल टू 0, x इज 1, x इज इक्वल टू 2, दिस इज x इज इक्वल टू 0 1 2, ये 2 वाला पॉइंट्स जो है, 2 वाला पॉइंट्स x इज इक्वल टू 2 पे 200 पार्टिकल है, यहाँ पे कंप्रेशन पहुंचा हुआ है। ओके, सबसे ज्यादा मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे, ये वाला पार्ट ऊपर वाला मेरा जो है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन पल्स, लेकिन फिलहाल अभी हम उस पर नहीं जाएंगे कंप्रेशन पल्स, अभी मैं सिर्फ अभी आपको ये बता रहा हूँ सिचुएशंस कि ऐसे हमारे पास ग्राफ ड्रॉ हुआ। सो अब हम आपको ये बोलना चाहते हैं कि मैंने आपको दो चीजें डिस्कस किया, क्या चीज डिस्कस किया, हाँ ये जरा देखने वाली कोशिश बात कीजिए। सी जिस्ट इस ग्राफ को, ये जो बातें हम लोग बता रहे थे, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे मेरा ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट कर रहा है, तो पहले ट्यूनिंग फॉर्क जब वाइब्रेट नहीं कर रहा था तो नॉर्मल सिचुएशन थे, अब ट्यूनिंग फॉर्क जब वाइब्रेट करना शुरू किया तो अब आप देखेंगे कि हर एक पॉइंट्स पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या अलग अलग है। ओके, हर जगह नंबर ऑफ पार्टिकल्स वेरी कर रहे हैं। सी द नंबर ऑफ पार्टिकल्स और डेंसिटी और प्रेशर एट पर्टिकुलर टाइम फॉर ऑल पार्टिकल्स, ऑल पार्टिकल्स के लिए हम आपको बताने की कोशिश किए, तो ऑल पार्टिकल्स का जस्ट यही सिचुएशन है। ओके, तो कहीं ज्यादा है कहीं कम है, ये चीज वी हैव डिस्कस्ड टू सिचुएशंस, हमने अब तक आपके साथ दो सिचुएशन डिस्कस किया है। पहला सिचुएशन क्या डिस्कस किया है जी, हमने पहला सिचुएशन आपके साथ क्या डिस्कस किया है, व्हाट इज दैट, दो सिचुएशन मैंने डिस्कस किया। पहला सिचुएशन मैंने डिस्कस किया है डेंसिटी और द नंबर ऑफ पार्टिकल्स और प्रेशर वेरिएशन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम एज कंटिन्यूअसली डिस्टर्बेंस इज कमिंग एंड गोइंग। मैं इस समय क्या बोला आपको कि मैंने पहला सिचुएशन आपसे डिस्कस किया था कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स टाइम के अनुसार कैसे कैसे बढ़ते घटते हैं। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उस समय जो है एक्स एक्सिस पे टी आया था और वाई एक्सिस पर क्या आया था, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स आया था, वहां पे कोई भी एक्स चीज नहीं ड्रॉ हुआ था। एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट दैट लोकेशन, वो लोकेशन कोई भी हो सकता है, पूरे सिचुएशन में आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़े होके उस चीज को ऑब्जर्व कर सकते थे। तो ये एक चीज मैंने आपको डिस्कस किया था। दूसरा चीज मैंने आपको, ये जो पहला चीज जो मैंने डिस्कस किया था उसको मैं फटाफट अब तक जो किया था उसको रैपिडली दिखाता हूं। लेट अस कंसीडर द पॉइंट्स इन द स्पेस, वही चीज जहां पे 100 पार्टिकल्स हमको रखने थे, और ये सिचुएशंस था कि टाइम के अनुसार हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते घटते गए थे और उनका ग्राफ ये आया था। ओके, सेकंड सिचुएशन जो मैंने आपको डिस्कस किया था वो किया था डेंसिटी और द प्रेशर वेरिएशन एट ऑल द पॉइंट्स in the space at particular instant, at particular time, as the disturbance has already reached there. ऑलरेडी जो है ना हमारा डिस्टर्बेंस वहां पर वहां पहुंचा हुआ है और जा भी रहा है, और हम हर एक
बिंदु पर, स्पेस के हर एक पॉइंट पर क्या सिचुएशन है वो ये किया था। इस सिचुएशन में मैंने आपको क्या बोला था कि फोटो लेना पड़ता है, और पहले वाले सिचुएशन में मैंने क्या बताया था, वहां पे वीडियो बनाना पड़ता है कि कैसे कैसे वहां पे संख्या बढ़ रही है घट रही है। और इस सिचुएशन में हर एक पॉइंट्स पे क्या सिचुएशन है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, वहां पे जस्ट एक फोटो क्लिक करने से हो जाता है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम ऑलरेडी डिस्टर्बेंस रीच किया हुआ है, और हर एक पॉइंट पे क्या डेंसिटी या प्रेशर वेरिएशन है उसको मैंने आपसे डिस्कस किया था। उसको फटाफट रिकैप करते हैं कि ये पॉइंट सिचुएशन है, और हमारे पास पार्टिकल्स की का पर्टिकुलर टाइम टी पे ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, इसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ये ग्राफ आया था। ओके, ये चीजें, ओके, यही सिचुएशन रहता है डेंसिटी वेरिएशंस का। कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। ये अब अगर आप ऐसा सोचेंगे, अगर इफ यू सी लाइक दिस, सो ये कौन सा सिचुएशन है, पहला सिचुएशन है या दूसरा सिचुएशन है? इफ यू सी दिस वन, ये सेकंड सिचुएशन। ओके, सेकंड सिचुएशन मीन्स सभी प्लेसेस का आप देख रहे हैं। और अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर बात करते तो आप इसी जगह पे कंसंट्रेट करते, और इस जगह पे आपका कंप्रेशन आता तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाते, रेयरफैक्शन आता तो आपका पार्टिकल्स की संख्या कम हो जाती। अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप अपने नजर को फिक्स करते तो ये वाला सेकंड सिचुएशन है कि आप एक साथ आप देख रहे हैं कि किस किस जगहों पे क्या स्थिति है। ओके, सो फाइनली विजुअलाइज द साउंड वेव। मैं क्या लिखा हूं, फाइनली विजुअलाइज द साउंड वेव। Wave is going forward as a compression and rarefaction pulse. The particles of the medium are vibrating at its place. पार्टिकल तो अपनी जगह पे आगे पीछे मोशन कर रहे हैं, और हो क्या रहा है, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, देख रहे हैं? ऐसे हो रहा है कि वहां से जहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो वहां से कंप्रेशन, उसके पीछे रेयरफैक्शन, मतलब ये देखिए कंप्रेशन आगे जा रहा है, उसके पीछे रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, एक कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली कंप्रेशन जा रहा है, उसके पीछे रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन चलता जा रहा है जो है, इट्स समथिंग लाइक दिस। और ये सिचुएशन है, लेकिन ये आगे बढ़ रहे हैं और पार्टिकल्स जो थे वो अपनी जगह पे आगे पीछे मूव करते रहते हैं। ओके, ये सिचुएशंस है रियली में साउंड के वेव के लिए। अब फाइनली हम लोग कंक्लूजन की तरफ चल रहे हैं। ओके, ये सब पार्टिकल्स, ये मैं सिचुएशन दिखा रहा हूँ कि कंप्रेशन, रेयरफैक्शन सब जाता है और कंटिन्यूअसली चलते रहता है जो है। अब आप इस सिचुएशंस को जरा देखिए, ये आपके बुक में भी है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अब देखिए क्या है, यू सी दिस साइड डेंसिटी और प्रेशर। ओके, ये ग्राफ में आपके बुक में भी है, आप बुक में जब देखेंगे तो 11.6 करके ये है, क्लास 9 एनसीईआरटी, एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 11 पेज नंबर, दिस ग्राफ इज एट पेज नंबर 130, 130 नंबर पेज पे है, नया वाला बुक है, न्यू बुक। ओके, सो इसमें अब आप समझने की कोशिश कीजिए, ये ग्राफ को समझिए क्या कह रहा है। ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो यहां देखिए ये हमारा वाई एक्सिस है और ये मेरा एक्स एक्सिस है। ओके, और यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस। जो मैंने सेकंड सिचुएशन आपसे डिस्कस किया था ना, सेकंड सिचुएशन, उस सिचुएशंस में आइए। ये मेरा 0 पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, ऐसे ऐसे करके ये पॉइंट्स ड्रॉ किए हुए। अब ये कहना क्या चाह रहे हैं कि इस ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने बताया कि यहाँ पे देखिए इस किसी पर्टिकुलर टाइम पे, एट पर्टिकुलर टाइम, एट पर्टिकुलर टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पे इन्होंने फोटो लिया है, एट पर्टिकुलर टाइम। इनका कहना है कि ये मेरा सोर्स के पास कंप्रेशन था, यानी कि मैक्सिमम जो है
प्रेशर वेरिएशन उस समय मैक्सिमम था, एक नॉर्मल लेवल से मैक्सिमम पे पहुंचा हुआ था। धीरे धीरे कंप्रेशन पल्स तो जब अगले सिचुएशन में अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इन्होंने पूरे जगहों पे लिया कि यहाँ पे प्रेशर मैक्सिमम है, यहाँ प्रेशर थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम, उस नॉर्मल आ गया। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि प्रेशर पहले मेरा यहाँ पे मैक्सिमम है, फिर थोड़ा कम पॉइंट्स, और एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे प्रेशर नॉर्मल है। व्हाट इज नॉर्मल? एवरेज डेंसिटी और प्रेशर। एवरेज डेंसिटी और प्रेशर मीन्स जो हमने आपको एक सिचुएशन बताया था जिसमें मैंने बताया था कि नॉर्मली उस पॉइंट पे 100 पार्टिकल्स थे। ओके, तो इनका कुछ होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक नॉर्मल सिचुएशन में जो रहता है उसके हिसाब से उस समय जो नॉर्मल प्रेशर रहा होगा उसको यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। इससे कितना ऊपर गया है कितना नीचे गया है, इस ग्राफ को देखने से आपको क्या पता चलेगा? यू सी हियर, this is the point where this is the maximum pressure. Okay, this is the point here, it is the minimum pressure. Okay, बीच में यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे नॉर्मल प्रेशर है। सो यहाँ पे आप ये अब सारे पॉइंट्स को देख सकते हैं, सारे पॉइंट्स को डिसाइड कीजिएगा। ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे ये डिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ है, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, सारे पॉइंट्स पे आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मिनिमम प्रेशर है, यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर है। इस पॉइंट के लिए इस पॉइंट पे प्रेशर मिनिमम है जो कि उसकी वैल्यू इतनी है, कितनी है यहाँ पे जाके आप पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। उसी तरह इस पॉइंट पे प्रेशर मैक्सिमम है, वो कितना है, वो ये वैल्यू है, और वो आप यहाँ पे ग्राफ पे जो लिखा रहेगा पढ़ेंगे। ओके, तो इस तरह से मैंने आपको ये ग्राफ जो है सेकंड वाला जो सिचुएशन था उस सिचुएशन को यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। ओके, सो अब कंप्रेशन रीजन या कंप्रेशन पल्स जो मैं आपको बोलता था, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द अपर पोर्शन। ऊपर वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, इस पार्ट को हम लोग कंप्रेशन पार्ट से बता रहे हैं। ओके, कंप्रेशन पार्ट, compression is represented by upper portion of the curve in the figure. This the peak represents the maximum, यानी ये वाला पॉइंट मैक्सिमम प्रेशर बताता है। ये वाला पॉइंट जो है ना, ये जहां पे एकदम ये बता रहा है कि यहाँ पे पार्टिकल्स की संख्या बहुत ज्यादा है, ये वाला पॉइंट जहां पे पार्टिकल्स की संख्या बहुत ज्यादा है इस रीजन में, उस पॉइंट पे मैक्सिमम प्रेशर है। मैक्सिमम प्रेशर मीन्स क्या? जो एक नॉर्मल प्रेशर रहता था उससे ज्यादा हो गया है। मैक्सिमम प्रेशर से मतलब जो नॉर्मली जो जितना प्रेशर रहता है उससे ज्यादा हो गया। नॉर्मली जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहते थे, अब उस जगह पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा हो गए हैं, जितना मैक्सिमम हो सकता है। अगर 100 से हो सकता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स 200 तक पहुंच गए हुए हैं। ठीक है, सो इस वाले ऊपर वाले पोर्शन को इस ग्राफ में हम लोग बोलते हैं कि ये पार्ट हमारा कंप्रेशन पार्ट है। ओके, उसी तरह रेयरफैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय वैली। नीचे वाले पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, दिस नीचे वाला पार्ट, इसको हम लोग रेयरफैक्शन पार्ट बोल रहे हैं। और द लोएस्ट पॉइंट अप पीक इज कॉल्ड दिस इज द लोअर पोर्शन ऑफ द कर्व इन फिगर, अ पीक इज कॉल्ड क्रेस्ट। ये पॉइंट को हम लोग क्रेस्ट बोल रहे हैं, और लोएस्ट पॉइंट को हम लोग ट्रफ बोल रहे हैं। ओके, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट ट्रफ, पीक पॉइंट इज योर क्रेस्ट। ये अब आपके पास जो है ना एवरेज डेंसिटी ऑफ द प्रेशर वाली ये लाइन है, लेकिन ये एक्चुअली क्या है, ये पोजीशंस है। दिस इज यहाँ पे हम लोग ये डिस्टेंस लिखा हुआ है, यहाँ पे डिस्टेंस लिखा हुआ है। डिस्टेंस मीन्स कि अब आपको यहाँ पे एक्चुअली ये है, दिस इज ये एक्स एक्सिस है मेरा, ये भले ही यहाँ पे ऊपर में लाइन लिखा हुआ है, ये एरो नहीं होना चाहिए था। ये क्या एक्चुअली ये है हमारा, ये है एवरेज प्रेशर। इस एवरेज प्रेशर से मैक्सिमम इतना प्रेशर ऊपर गया हुआ है और मिनिमम इतना नीचे आया हुआ है। ओके, सो अगर एवरेज मान लीजिए, अगर एवरेज यहाँ पे 100 है मान लीजिए, तो ये हाइट, और अगर मान लीजिए ये हाइट अगर 150 है, सपोज कि ये 150 है, तो ये ऊपर वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 250, ये हो गया मेरा 100, और ये नीचे वाला पॉइंट ये जो आप देख रहे हैं 100 से अगर मतलब 150 नीचे आएगा तो दिस इज -50। या आप ऐसा कर लीजिए, जस्ट एक मिनट, थोड़ा सा मैं आपको नए सिचुएशंस में, ये जस्ट एक मिनट रुक जाइए, ये मैं बता रहा हूँ कि
समझाने के लिए आपको। ओके, सो आपको जस्ट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, सो फिगर दिस, सी अगेन, मैं आपको बोल रहा हूं यहाँ पे एक एक्स एक्सिस है। ओके, इस एक्स एक्सिस पे क्या है, पोजीशंस है, जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल 1 2 3 ऐसे है। ओके, नॉर्मली प्रेशर रहता था, मान लीजिए ये वाला लाइन है, तो नॉर्मल प्रेशर मान लीजिए, समझने के लिए मैं बोलता हूँ 100, उसकी जो भी यूनिट हो, मैं अभी यूनिट पे नहीं जा रहा हूँ, प्रेशर की जो भी यूनिट होगी अभी छोड़ दिया जाए। और मान लीजिए कि ये मैक्सिमम, ये पॉइंट अगर हाइट अगर 25 है, तो ये पॉइंट हमारा हो गया 125, 125, और 25 नीचे जाएंगे तो 100 से नीचे 25, मतलब ये वाला पॉइंट मेरा 75। ओके, तो आप सोच सकते हैं कि ये हमारा जो ट्रफ है वो 75 पर है, मतलब ट्रफ वाले पॉइंट्स जो है, यानी कि ये रेयरफेक्शन वाले पॉइंट्स हैं, यहाँ पे मेरा प्रेशर जो है कितना है 75, और जो क्रस्ट वाला पॉइंट है, जो ऊपर वाला सी वाला पॉइंट है, यहाँ पे है 125, ये सब पॉइंट पे 125, जिस भी यूनिट में होता हो, अभी मैं प्रेशर की यूनिट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे, और जो नॉर्मल सिचुएशन जैसे ये वाला सिचुएशन, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, नॉर्मल सिचुएशन मतलब ये पॉइंट, ये वाला, इस पॉइंट पे 100। सो एक तरह से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि नॉर्मल पॉइंट्स जहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जैसे नॉर्मली रहते हैं, अगर वो है, तो मान लीजिए समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि ये 100 है, तो वहां पे प्रेशर 100, जो भी यूनिट है, प्रेशर की यूनिट पे अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जो भी यूनिट होता होगा बाद की बात है। और मैक्सिमम जहाँ पे क्रस्ट पहुंचा हुआ है, ये जो हमारा कंप्रेशन रीजन एकदम कंप्रेस्ड है, जिसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वाला चीज, जिसको हम लोग ये पॉइंट बोल रहे हैं क्रस्ट पॉइंट, क्रेस्ट पॉइंट, तो इस पॉइंट पे प्रेशर 125 है। ये जो 25 ऊपर देख रहे हैं ना, मैक्सिमम 100 से, नॉर्मल से कुछ ऊपर, नॉर्मल से कुछ नीचे, तो नॉर्मल से ऊपर मैक्सिमम 125 तक पहुंचा हुआ है प्रेशर, और बिलो पॉइंट में 75 तक पहुंचा हुआ है। ओके, सो इस तरह से हम लोग बोल रहे हैं कि द लोअर पोर्शन ऑफ द कर्व इन द फिगर दिस, अ पीक इज कॉल्ड क्रेस्ट, इस पॉइंट को हम लोग क्रेस्ट बोल रहे हैं, और इस पॉइंट को हम लोग ट्रफ बोल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, हाँ, अब एक चीज है, दिस इज नेक्स्ट, ये वेवलेंथ क्या होता है, तो वेवलेंथ है दो क्रस्ट के बीच में, दो क्रेस्ट के बीच में, दो क्रेस्ट के बीच में, लगातार दो क्रेस्ट के बीच की जो दूरी होती है उसको वेवलेंथ बोलते हैं, या लगातार दो ट्रफ के बीच की जो दूरी होती है उसको भी हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंजिक्यूटिव रेयरफैक्शन, जिसको ट्रफ बोल रहे हैं, इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। सो दो कंजिक्यूटिव कंप्रेशन, कंप्रेशन कंप्रेशन के बीच में वेवलेंथ को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, लेमडा, इसको हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है मीटर। ओके, सो यूनिट इज मीटर, वेवलेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, और इसको लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप आपसे पूछा जाए कि वेवलेंथ क्या है, तो वेवलेंथ इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, और नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ। ओके, डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशन पल्स, डिस्टेंस बिटवीन टू रेयरफैक्शन पल्स। ओके, सो जो क्रेस्ट है, दो लगातार क्रेस्ट के बीच में कंटिन्यूअस कंजिक्यूटिव, एक के बाद दूसरे क्रेस्ट के बीच की जो दूरी है वो हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। ओके, होप कि ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट, अब हम लोग थोड़ा टॉपिक बदलते हैं। टॉपिक अब हमारा आता है, व्हाट वी मीन बाय वन कंप्लीट ऑसिलेशन। ओके, सो समझने की कोशिश कीजिएगा, कई दो तीन एंगल से मैं समझाऊंगा आपको कि एक कंप्लीट ऑसिलेशंस क्या होता है। सो कंप्लीट ऑसिलेशंस के लिए पहले हम लोग क्या बोलते हैं कि एक पार्टिकल को लीजिए जो मीन पोजीशन पे है, ये पार्टिकल आगे गया, फिर ये पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से पीछे आया, मीन पोजीशन पे फिर पीछे आया, और फिर यहां से आगे आया। अब जब ये सिचुएशन हुआ, यहां से यहां आया, वापस अपनी जगह पे आया मीन पोजीशन पे, फिर एक्सट्रीम पोजीशन, फिर वापस यहाँ पे आया, तब हम लोग बोलते हैं कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन किया। ओके, वी नाउ से इट इज वन कंप्लीट ऑसिलेशन। ओके, सो कंप्लीट ऑसिलेशन का मतलब क्या है,
मीन पोजीशन से पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर आया, एक्सट्रीम पोजीशन से फिर मीन पर आया, मीन से लोएस्ट साइड में आया, लोएस्ट एक्सट्रीम पे, फिर वहां से आपको मीन पोजीशन पे आ गया। तब इसको कहा गया हम लोग कि ये आपका एक कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ। इसमें कंप्लीट ऑसिलेशंस के बारे में क्या बता रहा हूं, यहां मैं बता रहा हूं कंप्लीट ऑसिलेशन का मतलब है बी से लेके पहले सी पे जाओ, ओके, सी से वापस बी पे, बी से वापस ए पे, और फिर वापस ए से बी पे आ जाओ। क्या बोले, बी से जाइए आप सी पर, ओके, सी से जाइए बी पर, फिर बी से जाइए आप ए पर, और फिर ए से वापस आइए बी पर। तब क्या बना, वन कंप्लीट ऑसिलेशन। नाउ एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मैं यहाँ पे आपके सामने लिखा हूं, जिसको आप ध्यान से देखिएगा। मैं क्या लिखा, पोजीशन एंड वेलोसिटी रिपीट। देखिए ये चीज मैंने जो यहाँ पे लिखा ना, पोजीशन एंड वेलोसिटी रिपीट, क्या है, क्या है इसका मतलब। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जस्ट सिचुएशन समझिए। बी से पार्टिकल यहां पे गया, ओके, सो बी यहां से चलना शुरू किया था, यहां पे गया, वापस आया, पोजीशन तो मैच कर गया, लेकिन वेलोसिटी नहीं मैच कर रहा है। वेलोसिटी इधर की तरफ था, अभी वेलोसिटी इधर की तरफ है। ये यहां गया, फिर वापस आया। तो अब आप देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स पे अगर आप देखेंगे तो ये सिचुएशन है। यहां से भी ये आगे जाने की कोशिश कर रहा था, यहां जब पहुंचेगा तो भी आगे जाने, यानी पोजीशन भी मैच किया और साथ ही साथ वेलोसिटी भी मैच किया। सो अब आप समझ लीजिए, वन कंप्लीट ऑसिलेशन का मतलब था कि पोजीशन एज वेल एज वेलोसिटी दोनों जो है डायरेक्शन मैच करना चाहिए था। ठीक है, तो जाके ये कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ। आप चाहे तो मैं एक और बात बोल सकता हूं, कंप्लीट ऑसिलेशंस के क्राइटेरियाज में आप ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सी से आइए बी पर, बी से जाइए ए पर, फिर ए से आइए बी पर, और फिर जाइए सी पर, ओके। तो अब इसको आप कंप्लीट ऑसिलेशंस बोल सकते थे, सी टू बी, बी टू ए, ए टू बी, देन सी, ओके। क्योंकि जब आप सी पे पहुंचेंगे ना, तो उस समय भी आपके गिरने का डायरेक्शन ये था, जब सी पे पहुंचेगा तो भी गिरने का डायरेक्शन ये होगा, गिरने का, ओके। सो ये भी एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो सकता है। कोई आदमी चाहे तो ए से भी शुरू कर सकता था, ए से गए सी पे, सी से आए ए पर, तो आपका कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया। लेकिन हम लोग जनरली मीन पोजीशन से जब लेते हैं तो हम लोग बी टू सी, सी टू बी, बी टू ए टू बी, ओके। ये भी हो सकता है, इसको भी देख सकते हैं कंप्लीट ऑसिलेशन। यहाँ पे बी से गए सी पे, सी से आए बी पर, बी से आए ए पर, और ए से फिर बी पर, ओके। तो यहाँ पे पोजीशन भी मैच करेगा और वेलोसिटी भी मैच करेगा। तो हम लोग कंप्लीट ऑसिलेशंस का ये सिचुएशन है। अब मैं आप पूछेंगे कि साउंड में हम लोग कंप्लीट ऑसिलेशन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साउंड में भी हमारा पार्टिकल वहीं पे जब वेव आगे जाता है तो पार्टिकल अपनी जगह पे आगे पीछे मूव करते रहता है, ओके, टू एंड फ्रो मोशन होता है। वहां पे भी प्रेशर, अब आप वहां पे प्रेशर के टर्म में अगर सोचेंगे तो आप सोच सकते थे कि नॉर्मल से प्रेशर मैक्सिमम गया किसी पॉइंट पे, फिर वहां से आपको नॉर्मल से मिनिमम आया, फिर मिनिमम से नॉर्मल आया, एक ऑसिलेशन उसको भी कर सकते हैं इन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर और डेंसिटी वेरिएशन। या आप ऐसा सोच सकते थे, मैक्सिमम से मिनिमम, मिनिमम से फिर मैक्सिमम, वो आपको एक ऑसिलेशन हो जाएगा। ये हमने आपको समझाया था मीन पोजीशन वगैरह का, ये क्राइटेरिया। अब आपको ये क्लियर समझ में आया होगा कि पार्टिकल टू एंड फ्रो जब मोशन करता है तो यहाँ से यहाँ जाएगा, वापस आएगा, इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, इस जगह पे आएगा, तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो जाता है। सो यू, जैसे ही हम लोग क्या लिख रहे हैं, वी नो दैट व्हेन साउंड इज प्रोपोगेटेड through a medium, the density of the medium oscillates or varies continuously between maximum values and the minimum values। मैंने आपको क्या बोला कि जब साउंड प्रोपोगेट्स करता है,
जस्ट अपना पहला सिचुएशन को इमेजिन कीजिए कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर या डेंसिटी क्या होता है, नॉर्मल से वैरी करते करते मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम से डेंसिटी या प्रेशर होते होते फिर नॉर्मल पे आता है, फिर एक मिनिमम पे जाता है, फिर नॉर्मल पे आता है, फिर मैक्सिमम जाता है, फिर नॉर्मल पे आता है, फिर मिनिमम जाता है। ऐसे ही तो ऑसिलेट होते रहता है, मतलब बदलते रहता है कंटिन्यूअसली। तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाला ग्राफ, अब देखिए ये ग्राफ में अगेन यहाँ पे टाइम है, ओके, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे वेव डिस्टरबेंस है। समझने वाली बात है, टाइम इसलिए लिखा हूं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूं। सो हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो प्रेशर है वो क्या है, देखिए यहाँ पे उस पॉइंट पे पहले मिनिमम था, फिर नॉर्मल हुआ, फिर मैक्सिमम हुआ, फिर नॉर्मल हुआ, फिर मिनिमम हुआ, फिर नॉर्मल हुआ, फिर मैक्सिमम हुआ, फिर नॉर्मल हुआ, फिर मिनिमम हुआ। इस तरह से उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डेंसिटी या प्रेशर बदल रहा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, द चेंज इन डेंसिटी फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू देन अगेन टू द मैक्सिमम वैल्यू, यानी यहां पे ये पार्ट, ओके, ये पार्ट जब तक नहीं आ जाए, मैक्सिमम से मैक्सिमम आ गया, मैक्सिमम से मैक्सिमम आ गया, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम मिनिमम देन मैक्सिमम। अभी मैं पिछले सिचुएशन में इस ग्राफ में आपको यही बताया था, क्या बताया था आपको कि आप चाहे तो यहां से भी ले सकते थे, सी से लेके यहां तक गए और फिर वापस यहां पर आ गए हैं, तो अब हम लोग कहेंगे कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया। यहाँ पे सी से आप ए तक गए, फिर ए से आप बी होते हुए फिर सी पे आ गए हैं, तो कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया। यानी कि जब आपका पॉइंट्स का पोजीशन और वेलोसिटी मैच कर रहा था। तो इसी तरह से इस सिचुएशन में भी मैं आपको कह रहा हूं कि यहाँ पे मैक्सिमम देन मिनिमम देन मैक्सिमम, ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया। कोई आदमी ऐसा भी बोल सकता था मिनिमम मैक्सिमम देन मिनिमम, ये भी एक कंप्लीट ऑसिलेशन है। क्या बोला हमने, आपको यहां पे लिखा हुआ है द चेंज इन डेंसिटी फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू द मिनिमम वैल्यू देन अगेन टू द मैक्सिमम वैल्यू मेक्स वन कंप्लीट ऑसिलेशन। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है, मैक्स टू मीन, मैक्स टू मीन और देन मैक्स, ये बोला इन्होंने कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन है। मैं आपको क्या कहता हूं कि आप मिनिमम से मैक्सिमम और मैक्सिमम से फिर मिनिमम, ओके, क्या बोले, मिनिमम से मैक्सिमम और मैक्सिमम से फिर मिनिमम, तो अब आप ये क्या बोलेंगे कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया, ओके। सो ये चीज हमने बताया, द चेंज इन डेंसिटी फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू द मिनिमम वैल्यू देन अगेन टू द मैक्सिमम वैल्यू मेक्स वन कंप्लीट ऑसिलेशन, ठीक है। आप ऐसा भी सोच सकते थे, क्योंकि आप ऐसा भी सोच सकते थे नॉर्मल टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू मिनिमम एंड देन मिनिमम टू नॉर्मल, ठीक है। क्या बोले, नॉर्मल से मैक्सिमम, मैक्सिमम से मिनिमम और मिनिमम से नॉर्मल, इसको भी आप एक कंप्लीट ऑसिलेशन मान सकते हैं, कह सकते हैं 100%। सो अब आपके पास एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए तीन डिफिनीशन है। क्या डेंसिटी है, द चेंज इन डेंसिटी फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम वैल्यू देन अगेन टू मैक्सिमम वैल्यू, ये एक डिफिनीशन हुआ, ठीक है। दूसरा डिफिनीशन क्या होता, चेंज इन डेंसिटी फ्रॉम मिनिमम टू मिनिमम टू मैक्सिमम एंड अगेन मिनिमम। आप किसी भी सिचुएशन में देखो, मैं आपको क्या बोलूंगा ना, ये नॉर्मल दो बार आपको क्रॉस करना ही करना है, देख लीजिए। अगर आपको लगता है, मैं इस ग्राफ को फिर से एक बार आपको इरेज करके बताने की कोशिश करता हूं। लेट्स सी जो है इस ग्राफ को फिर से इरेज करके बता रहा हूं। ये देखिए, अगर आपको लग रहा हो तो देखिए, मैं आपको क्या बोल रहा था, यहाँ पे डिफिनीशन है मैक्सिमम से मिनिमम फिर मैक्सिमम। सोचिए कि नॉर्मल को आपने
नॉर्मल वैल्यू को 2 बार क्रॉस किया ना, तो ये एक सिचुएशन है जिसमें आपको यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम टू मिनिमम। मैक्सिमम से मिनिमम आइएगा तो एक बीच में नॉर्मल आता है, देन अगर नॉर्मल से मैक्सिमम, तो ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन है। दूसरा ऑसिलेशन का टेक्निक क्या हो सकता है? दूसरा ऑसिलेशन हो सकता है आपको, मैं यहां से बोल रहा हूं, मिनिमम टू मैक्सिमम एंड देन अगेन टू मिनिमम। ये भी आपके पास एक ये कंप्लीट ऑसिलेशन का सिचुएशन है। कहां से है? मिनिमम से मैक्सिमम और मैक्सिमम से फिर मिनिमम, तो ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं कि नॉर्मल को 2 बार क्रॉस किया गया है। ठीक उसी तरह तीसरा सिचुएशन आप कह सकते हैं डिफिनेशन के रूप में कि नॉर्मल से, यहां से ले लीजिए, नॉर्मल से मैक्सिमम, फिर नॉर्मल, देन मिनिमम, देन अगेन आपको यहाँ पे नॉर्मल। नॉर्मल से नॉर्मल में अगर आप यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे अब आप कह सकते हैं नॉर्मल से नॉर्मल एक बार दोबारा आना पड़ेगा। यहाँ नॉर्मल से नॉर्मल, फिर यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ आए हैं, यानी कि नॉर्मल से मैक्सिमम, मैक्सिमम से मिनिमम एंड देन नॉर्मल, तब आपका एक कंप्लीट ऑसिलेशन होता है। ओके, सो कंप्लीट ऑसिलेशंस का कंसेप्ट अब आपको क्लियर हो गया होगा कि साउंड वेव के केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि जब एक साउंड प्रोपोगेट्स करता है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डेंसिटी या प्रेशर का ऑसिलेशन होते रहता है, मतलब बदलते रहता है। तो उस पॉइंट पे जब अगर डेंसिटी या प्रेशर मैक्सिमम से लेके मिनिमम और मिनिमम से अगर मैक्सिमम हो गया तो अब हम लोग कहेंगे कि उस पॉइंट पे वेव का एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो चुका है। ओके, सो अगेन कंसीडर दिस सिचुएशन। इसमें अब आप देख रहे होंगे कि मीन पोजीशन से गया यहाँ वापस ऐसे, ये पार्टिकल को वाइब्रेशंस के टर्म में हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ वन कंप्लीट ऑसिलेशन, इसको वन कंप्लीट ऑसिलेशन बोलते हैं। इस तरह से अगर पार्टिकल के वाइब्रेशंस के रूप में समझाए तो, और अगर प्रेशर वेरिएशन के रूप में बताया था तो भी आपको समझा दिया हूं। सो व्हाट आई एम सेइंग, मान लीजिए कि ये करने में 0.2 सेकेंड लगा। सपोज इट टेक्स 0.2 सेकेंड टू मेक वन कंप्लीट ऑसिलेशन। मान लीजिए कि 0.2 सेकेंड में एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया। ओके, तो आप बताइए कि एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन होगा। देन हाउ मेनी ऑसिलेशन इन 1 सेकंड, एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन होगा, गिनती करके बताइए। 0.2 में अभी आप बोलेंगे कि सर 0.2 में एक ऑसिलेशन हुआ, फिर 0.2 में एक ऑसिलेशन हुआ, फिर 0.2 में एक ऑसिलेशन, 0.2 में एक ऑसिलेशन, और फिर 0.2 में एक ऑसिलेशन, 0.4, 0.6, 0.8, ये मिलके एक सेकंड हो गया। ओके, एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन? 5। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? ऑब्वियसली 5 ऑसिलेशन इन 1 सेकंड, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के बारे में कहा जाता है एक सेकंड में जितने कंप्लीट ऑसिलेशंस होते हैं उसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड, एक सेकंड में जितना कंप्लीट ऑसिलेशन होगा उसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन इन 1 सेकंड is called as frequency. It is represented by second inverse या हर्ट्ज। क्या है? सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स या उसी को हम लोग बोलते हैं हर्ट्ज। एच जेड, कैपिटल एच और स्मॉल जेड, एच जेड। ओके, इस तरह से लिखा जाता है हर्ट्ज। सो आप क्या बोलेंगे इस सिचुएशन में फ्रीक्वेंसी कितना था? इस वाले केस में जहां पे एक कंप्लीट ऑसिलेशन 0.2 सेकंड में हुआ था, तो यहां पे बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है। कितना? 5 हर्ट्ज, 5 एच जेड, 5 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी। यहां पे क्या बोलेंगे? 5 एच जेड, 5 हर्ट्ज, यहां पे लिखता हूं 5 हर्ट्ज। 5 हर्ट्ज का मतलब क्या है कि कोई पार्टिकल या किसी वेव में एक कंप्लीट ऑसिलेशन जो हो रहा है, तो एक सेकंड में 5 कंप्लीट ऑसिलेशंस हुए हैं। एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस?
5। इस तरह से फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या बोल रहा हूं, फ्रीक्वेंसी के बारे में नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, इट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। इट्स यूनिट इज सेकेंड इनवर्स और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Hz, हॉर्ज Hz। ओके, अगेन मैं ये बोल रहा हूं, फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल न्यू, न्यू से लिखा जाता है। लिखा रहेगा न्यू इज इक्वल टू 5 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी 5 है, यानी कि कोई जो वेव है वहां पर जो कंप्लीट ऑसिलेशंस की बात की जा रही है, तो उसमें कंप्लीट ऑसिलेशंस 1 सेकंड में 5 है। ओके, कुछ वीडियोस की मदद से भी ये फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ फ्रीक्वेंटली एन इवेंट ऑकर्स, कितना जल्दी जल्दी कोई इवेंट हो रहा है। सपोज यू आर बीटिंग अ ड्रम, हाउ मेनी टाइम्स यू आर बीटिंग द ड्रम इन यूनिट टाइम इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एक यूनिट टाइम में, मतलब 1 सेकंड में आप कितनी बार ड्रम को पीट रहे हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ फ्रीक्वेंट एन इवेंट ऑकर्स। सपोज यू आर बीटिंग अ ड्रम, how many times you are beating the drum in unit time, it is called the frequency of your beating the drum। okay, इसको देखने की कोशिश कीजिए, see this one, ये देखिए, ये बच्चा, ये देखिए ड्रम को बीट कर रहा है ना, कितना इसका फ्रीक्वेंसी निकालना है, मतलब 1 सेकंड में कितनी बार बीटिंग कर रहा है, 1 सेकंड में कितनी बार जो है, यस 1 सेकंड में कितनी बार, 1 सेकंड में कितनी बार, ये बताएगा इसका फ्रीक्वेंसी। ओके, ये देखिए, ये देखिए 1 सेकंड में कितनी बार घूम के आए। यस, दिस वन, ये देखिए, यस ड्रम बीटिंग 1 सेकंड में कितनी बार बीट कर रहे हैं, वो हमारा फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। 1 सेकंड में कितनी बार ड्रम को बीट किया, इस तरह से फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकंड में कितनी बार कोई काम किया जा रहा है। तो हम लोग जब साउंड वेव में आएंगे तो 1 सेकंड में कितने कंप्लीट ऑसिलेशंस। अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और कुछ फंडामेंटल क्लियर होगा आपको। नाउ सी दिस नेक्स्ट बात मैं क्या कर रहा हूं, इसको समझने की कोशिश कीजिए आप। व्हाट आई एम सेइंग कि थोड़ा सा समझिए। इफ वी काउंट द नंबर ऑफ कंप्रेशंस or rarefaction that crosses per unit time, we will get the frequency of the sound wave। क्या कह रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं अब समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, आप सोचिए पहले कि किसी भी सिचुएशन में जहां पे पार्टिकल्स नॉर्मली खड़े थे, ठीक है, मान लीजिए अब आपने यहां से एक साउंड सोर्स भेजा, जो है साउंड सोर्स से जो है ना साउंड प्रोड्यूस किया, साउंड सोर्स। तो साउंड सोर्स क्या कर रहा है, साउंड सोर्स जो है आपको कंप्रेशन भेजा, उसके पीछे रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शंस, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शंस। नाउ सोचिए कि ये जो कंप्रेशन है, ये वाला कंप्रेशन मैं समझाने के लिए ये सब फिगर बनाया हूं। कंप्रेशन जाता होगा तो क्या करता होगा, पार्टिकल को वहां पे कंप्रेस करता होगा, डेंसिटी वहां पे बढ़ जाती होगी। ठीक है, कंप्रेशन जब जहां पे जाता होगा तो वहां पे डेंसिटी बढ़ जाता होगा। फिर उसके पीछे आता होगा रेयरफैक्शन, इज इट। तो जब रेयरफैक्शन आता होगा तो वहां पे डेंसिटी घट जाता होगा, फिर पहुंचता होगा कंप्रेशन, फिर डेंसिटी बढ़ जाती होगी। हमने आपको क्या बोला था, वन कंप्लीट ऑसिलेशंस का मतलब क्या बोला था, इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बोला था कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे
डेंसिटी और प्रेशर मैक्सिमम से मिनिमम, मिनिमम से मैक्सिमम हो जाए। क्या बोले थे? मैक्सिमम से मिनिमम, मिनिमम से मैक्सिमम हो जाए, तो आप बोलते थे वन कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया। इसका मतलब क्या बोला? मैक्सिमम से मिनिमम और फिर मैक्सिमम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो यहां पे भाई प्रेशर डेंसिटी मैक्सिमम कैसे हुआ? क्योंकि उस जगह पे एक कंप्रेशन पल्स पहुंचा। जब कंप्रेशन वहां पे पहुंचा तो उसके वहां पे प्रेशर को मैक्सिमम कर दिया, फिर वो कंप्रेशन चला गया। पीछे से एक और रेयरफेक्शन आया, रेयरफेक्शन आया तो अब उस वहां पे क्या किया कि प्रेशर को मिनिमम कर दिया, वो चला गया। फिर पीछे से एक कंप्रेशन आया, तो एक कंप्रेशन फिर पीछे से आया, उस कंप्रेशर ने फिर वहां पे डेंसिटी को मैक्सिमम कर दिया। तो आप सोचो कि एक जगह पे, किसी पर्टिकुलर जगह पे डेंसिटी या प्रेशर को दो बार मैक्सिमम होने के लिए क्या चाहिए? दो कंप्रेशन पल्स चाहिए। एक आया गया, दूसरा रेयरफेक्शन आया, फिर कंप्रेशन आया। कंप्रेशन एंड कंप्रेशन, जैसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर खड़े होकर अगर गिनती कर लीजिएगा ना कि दो कंप्रेशन क्रॉस कर गया, इसका मतलब यह है कि एक आपका कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया। तो यही चीज हम लोग ये कर रहे हैं, इफ वी काउंट द नंबर ऑफ कंप्रेशन क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम वी विल गेट फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग क्या बोले थे कि जैसे ही दो कंप्रेशन क्रॉस कर जाएगा, एक कंप्रेशन के बाद दूसरा कंप्रेशन, एक कंप्रेशन गुजरा उस समय जीरो टाइम हो रहा था, दूसरा कंप्रेशन गुजरा, तो हम लोगों ने निकाल लिया कि अच्छा कंटिन्यूअस दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन गुजर रहा, यानी कि यहां पे एक कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ। तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन में हम लोगों ने निकाल लिया कि कितने कंप्रेशन गुजरे हैं, ठीक है। तो वहां पे कितना टाइम भी लगा है वो भी निकाल सकते हैं। अब अगर हम लोग उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही काउंट कर लें कि एक सेकंड में कितने कंप्रेशन पल्स क्रॉस कर रहे हैं, एक सेकंड में कितने कंप्रेशन पल्स क्रॉस कर रहे हैं, तो हम लोग वहां पे फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। जितना कंप्रेशन पल्स गुजरेगा उतना हमारा वहां पे डेंसिटी होगा, मैं वहां पे उतना हमारा फ्रीक्वेंसी होगा। समझने की कोशिश कीजिए, फिर समझाता हूं, एक बार और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेट्स सी इसको फाइनली। सपोज कीजिए कि मैं आपको ये बोल रहा हूं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमने बोला था कि मैक्सिमम से मिनिमम, मिनिमम से मैक्सिमम अगर प्रेशर का वेरिएशन हो जाएगा तो वहां पे हम लोग बोलते थे कि वन कंप्लीट ऑसिलेशन, वन कंप्लीट ऑसिलेशन। ओके, सो मान लीजिए t इज इक्वल टू जीरो पे, यहां से t इज इक्वल टू जीरो पर यहां से मैक्सिमम था, यानी कि यहां से एक t इज इक्वल टू जीरो पे हम लोगों ने देखा कि एक कंप्रेशन निकल गया। ओके, एक कंप्रेशन चला गया। फिर t इज इक्वल टू 0.2 पे एक और कंप्रेशन गुजर गया, ठीक है। t इज इक्वल टू 0.4 पे एक और कंप्रेशन गुजर गया। t इज इक्वल टू 0.6 पे एक और कंप्रेशन गुजरा। t इज इक्वल टू 0.8 पे एक और कंप्रेशन गुजरा। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, ठीक है, एक और कंप्रेशन गुजरा। अब आप काउंट कीजिए कि एक सेकंड में कितने कंप्रेशन यहां से क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कितने कंप्रेशन क्रॉस कर रहे हैं, हाउ मेनी कंप्रेशन क्रॉसिंग, हाउ मेनी कंप्रेशन क्रॉसिंग, ठीक है। सो 0 सेकंड पे ये क्रॉस किया, एक ये क्रॉस किया 0.2 पे, 0.4 पे ये क्रॉस किया, 0.6 पे ये क्रॉस किया, सॉरी 0 पे ये क्रॉस किया, पॉइंट ये 0 पे, ये 0.2 टाइम पे, ये 0.4 पे, ये 0.6 पे, ये 0.8 पे, ये 1 पे। अब आप देखिए 0 पे ये क्रॉस करके निकल गया, ये 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 जस्ट अभी पहुंचा है।
ये जो पहुंचा है ना अभी क्रॉस नहीं किया है, इसलिए अभी इसकी काउंटिंग मत कीजिए, आप सिंपली ये काउंट कीजिए ये पूरे 1 सेकंड में कितने ऑलरेडी क्रॉस किए हैं, 1 2 3 4 5। ओके, सो अब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 5 कंप्रेशन पल्स जो है ना यहाँ पे गुजर चुके हैं 1 सेकंड में, और एक ये जो छठा है वो अभी पहुंचा है, अभी क्रॉस नहीं किया है, इसकी काउंटिंग अगले वाले में काउंट करेंगे हम लोग। ओके, 1 से 2 सेकंड के बीच वाले में काउंट करेंगे, किसमें, 1 से 2 सेकंड के बीच वाले में। सो एक्चुअली 1 सेकंड में आपके पास 5 कंप्रेशन क्रॉस किया। अगर 2 कंप्रेशन के बीच में 0.2 सेकंड का टाइम लगता है, कितना, 0.2 सेकंड, यानी एक कंप्रेशन जो गुजरा है उसके बाद जो दूसरा कंप्रेशन आया है तो 0.2 टाइम लगा, 0.2 सेकंड मान लीजिए, तो 1 सेकंड में कितने कंप्रेशन हो जाएंगे, 5 कंप्रेशन क्रॉस करेंगे। तो मैं आपको यही बोल रहा हूं कि अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़े होके सिर्फ इतना काउंट कर लें कि 1 सेकंड में कितना कंप्रेशन पल्स गुजरा है, तो आपको फ्रीक्वेंसी निकल गया। या आप ये निकाल लें कि कितना रेयरफेक्शन पल्स गुजरा है, तो भी आपका फ्रीक्वेंसी निकल गया। तो इस तरह से हम लोग ये बोल रहे हैं कि इफ वी काउंट द नंबर ऑफ कंप्रेशन और रेयरफेक्शन दैट क्रॉसेस पर यूनिट टाइम we will get frequency of the sound. Okay, per unit time मतलब 1 सेकंड। अब आइए नेक्स्ट हम लोग का एक टॉपिक है टाइम पीरियड। ओके, सो टाइम पीरियड के बारे में बहुत ही सिंपल है। द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। सिंपल है, टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड and it is represented by capital T, its unit is second। एक कंप्लीट ऑसिलेशन होने में कितना समय लगता है, सो उसको हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। अब दूसरा चीज मैं क्या कर रहा हूं, ये देखिए, ये समझने के लिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, द टाइम टेकन बाय 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन टू क्रॉस वन पर्टिकुलर पॉइंट, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से कंप्रेशन गुजरा तो उसने मैक्सिमम कर दिया जो है, उसके कुछ देर बाद रेयरफेक्शन गुजरा, फिर कंप्रेशन आया तो फिर उसने जो है ना मैक्सिमम कर दिया। तो हम लोग क्या बोले थे कि वन कंप्लीट तो ऑसिलेशन हो गया, क्योंकि एक कंप्रेशन गुजरा तो वहां पे मैक्सिमम था, रेयरफेक्शन आया तो मिनिमम हो गया, फिर दूसरा कंप्रेशन आया तो मैक्सिमम पे पहुंच गया। पहले और दूसरे कंप्रेशन के बीच में कितना टाइम लगा, 0.2 सेकेंड्स, हमने जो एग्जाम्पल लिया था। तो हम क्या बोलेंगे कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ है और इसमें टाइम लगा है मेरा 0.2 सेकेंड, ये मेरा टाइम पीरियड है। तो हम लोग यहां पे बोल रहे हैं द टाइम टेकन बाय 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या 2 कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन इज नथिंग बट टाइम पीरियड। ओके, ये समझाने के लिए है फिगर्स। और फाइनली टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो रिलेशन है वो ये रिलेशन है, अभी आप देखे भी थे कि हमने आपको बताया था कि एक कंप्लीट ऑसिलेशंस में अगर वन कंप्लीट ऑसिलेशन बताया था मैंने, वन कंप्लीट ऑसिलेशन समझाने के लिए बताया था, तो वन कंप्लीट ऑसिलेशंस में अगर 0.2 सेकेंड लगा है तो इसको हम लोग टाइम पीरियड बोले थे, T इज इक्वल टू दिस। और फ्रीक्वेंसी क्या था, फ्रीक्वेंसी था मेरा, फ्रीक्वेंसी था नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस, कंप्लीट ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। और वो कितना निकल कर आया था, अभी आप बताएं, अगर 0.2 सेकेंड में अगर आपका ऑसिलेशन, एक कंप्लीट ऑसिलेशन होता है तो 1 सेकेंड में कितना होगा, अभी आपने बताया था वो आया था 5 हर्ट्ज। तो आप देख लीजिए कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, क्योंकि 1/0.2 इज इक्वल टू, यहां से हटाएंगे 10 होगा, 2 से कट के 5 हो गया। सो इस तरह से फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, न्यू इज इक्वल टू 1/t। दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1। ओके, फ्रीक्वेंसी को टाइम पीरियड से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। ओके, हाँ, ये थोड़ा सा ग्राफ
आपको डिस्कस मैं करूंगा। ये ग्राफ आपके बुक में है। ओके, इस ग्राफ को थोड़ा सा आपको डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है। इस ग्राफ में हम क्या बताना चाह रहे हैं कि इस ग्राफ को देखिए कि अगर ग्राफ को देख के आप कैसे बताएंगे कि फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा है या कम है। तो अब आप देखने की कोशिश कीजिए। यहां देखिए हम लोग क्या बोले थे, वन कंप्लीट ऑसिलेशन, वन कंप्लीट ऑसिलेशन का मतलब बताए थे कि किसी पर्टिकुलर जगह पे जो प्रेशर या डेंसिटी है, प्रेशर या डेंसिटी है, वो क्या हो जाए, मैक्स टू मीन, मैक्सिमम से मिनिमम, और फिर मिनिमम से मैक्सिमम हो जाए। क्या बताए, मैक्सिमम से मिनिमम, मिनिमम से मैक्सिमम हो जाए, तो उसको कहते हैं वन कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया है। यानी कि कहना ये चाह रहा हूं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर डेंसिटी या प्रेशर मैक्सिमम से मिनिमम और मिनिमम से मैक्सिमम हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया। और एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जितना टाइम लगता है यहां से लेके यहां तक, ये जो टाइम लगता है इसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। ओके, तो अब आप बताइए इस ग्राफ में टाइम पीरियड ज्यादा है या इस ग्राफ में टाइम पीरियड ज्यादा है, मैक्सिमम से मिनिमम फिर मैक्सिमम। ओके, तो इसमें टाइम पीरियड इतना है। ओके, दिस इज द टाइम पीरियड। सो किसमें टाइम पीरियड ज्यादा है, ऑब्वियसली यहाँ पे टाइम कम है और यहाँ पे टाइम पीरियड ज्यादा है। ओके, यहाँ पे टाइम पीरियड ज्यादा है, यहाँ पे टाइम पीरियड कम है। और आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी के बारे में आप क्या जानते हैं, फ्रीक्वेंसी के बारे में जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन अपॉन टाइम पीरियड। सो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे टाइम पीरियड मान लिया जाए कि यहाँ पे 0.05 सेकेंड है और यहाँ पे टाइम को मान लीजिए कि t इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड है मान लीजिए, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 1/0.2 मतलब 5। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 1/0.05। इसको हटाइए, यहाँ पे 100 आएगा, 5 से काट के 20, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 20 आ गया, 20 हर्ट्ज। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आया आपका 5 हर्ट्ज। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो ग्राफ देख के भी अब आप बता सकते हैं कि कहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है और कहाँ पे ज्यादा है। इस ग्राफ में फ्रीक्वेंसी कम है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। यहाँ पे टाइम पीरियड ज्यादा है, यहाँ पे टाइम पीरियड कम है। टाइम पीरियड मतलब एक कंप्लीट ऑसिलेशन में कितना टाइम लगता है, और एक कंप्लीट ऑसिलेशन का मतलब मैक्सिमम से मिनिमम, मिनिमम से मैक्सिमम, और यहाँ पे टाइम होना चाहिए। ओके, टाइम इधर में वेव डिस्टर्बेंस, तभी आप यहाँ पे देख पाएंगे। बी श्योर ये कौन सा चीज है, ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर या डेंसिटी का वेरिएशन है। वीडियो बनाने से मिलेगा, फोटो खींचने से नहीं बनेगा। ओके, तो ये सिचुएशन है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पर टाइम होगा, यहाँ पे आपके वेव डिस्टर्बेंस, मतलब यहाँ पे या तो डेंसिटी होगा या प्रेशर होगा। तो मैक्सिमम से मिनिमम, मिनिमम से मैक्सिमम में एक कंप्लीट ऑसिलेशन, यहाँ टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड ज्यादा है, ये टाइम पीरियड कम है। टाइम पीरियड कम, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, टाइम पीरियड ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ओके, सो ग्राफ देख के भी आप बता सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे अभी पिच की बात की गई है, मैं अभी पिच पे नहीं जा रहा हूँ, पिच की बात बाद में होगी, वो क्वालिटी ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड में आएगा। फिलहाल जस्ट फ्रीक्वेंसी की बात किया जाए, फ्रीक्वेंसी कहाँ पे कम और कहाँ पे ज्यादा रहता है, ग्राफ देख के भी बताया जा सकता है। ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। टूडेज लास्ट टॉपिक आई बी डिस्कसिंग, और दिस इज नथिंग बट एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। ओके, सो लेट्स क्विकली रिवाइज। हमने आपको बताया था ये वाले सब सिचुएशन 100 पार्टिकल थे और उसमें मिली सेकेंड्स में जो है उनका कैसे कैसे पार्टिकल्स का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पार्टिकल्स की संख्या बढ़ी थी, और ये सब सिचुएशंस आए थे। ये ग्राफ अब आपने देखा था, ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस किया है ऑलरेडी कि कैसे कैसे जो है ना आपका
प्रेशर और डेंसिटी का वेरिएशंस हुआ था। ये भी लेट अस सी द सिचुएशन, मीन पोजीशन से पार्टिकल गया एक्सट्रीम फिर वापस एंड बैक। ओके, सो ये सिचुएशंस के बाद मैं अब आपको सिंपली दो वीडियोस दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इन वीडियोस को देखिए और फिर अभी तुरंत बैक विल डिस्कस के व्हाट इज एम्पलीट्यूड। तो पहला वीडियो मैं अब आपके सामने, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वीडियो है, देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, जस्ट सी ये, यस, वाह, मेंस पोल वॉल्ट में ये सिचुएशंस के एक आदमी दौड़ते हुए, ये देखिए एक जमीन से एक मैक्सिमम हाइट तक जंप करने के बाद, ओके, ये जस्ट इमेजिन द सिचुएशन। ओके, ये जस्ट थोड़ा सा पीछे, ओके, नाउ सी, जमीन से कितने ऊपर, एक अपना जो नॉर्मल रेंज था जिसमें वो आदमी दौड़ रहा था, उसे देखिए कितने मैक्सिमम हाइट पे ये अभी इस सिचुएशन में पहुंचे हुए हैं। ओके, देन अगेन, ओके, इस वीडियोस को दिखाने के पीछे कुछ लॉजिक था और एक दूसरा एक और वीडियो आपको दिखाना चाह रहा हूं, उस वीडियो को भी देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। सी दिस, एक और वीडियो है जो, ओके, या, इस वीडियोस को मैं बार बार क्यों दिखाना चाह रहा हूं, लेट्स सी। एक ये देख रहे हैं डॉल्फिन को जंप लगाते हुए, अपने नॉर्मल लेवल से कितना मैक्सिमम ऊंचाई तक गई है जो है ये डॉल्फिन, पानी में एक मैक्सिमम हाइट तक गई जो है डॉल्फिन का। ये सिचुएशंस ये देख रहे हैं, जस्ट यू इमेजिन इन द एयर, डॉल्फिन पानी से एक मैक्सिमम हाइट तक जंप लगा के फिर वापस पानी में। ओके, एक ये सिचुएशन मैंने बताया था और एक मैंने आपको ये बताया था कि इस मेंस पोल वॉल्ट गेम में ये प्लेयर जाते जाते अपने जमीन से, देखिए जमीन से एक मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद इन्होंने ऊपर एक मैक्सिमम हाइट तक गए थे। व्हाट आई एम गोइंग टू से यू, दो सिचुएशन मैंने दिखाया, एक पानी में, एक आपको मैक्सिमम हाइट तक जो है एक डॉल्फिन जंप की थी, और एक ये सिचुएशन दिखाया था कि जिस सिचुएशन में एक आदमी जो है, एक प्लेयर जो है जमीन के लेवल से मैक्सिमम एक हाइट तक, जमीन का एक नॉर्मल लेवल था उससे मैक्सिमम हाइट तक इतना जंप करके नीचे आया था। सेम सिचुएशन इफ यू इमेजिन के किसी पार्टिकल को अगर आप देखते हैं, जब वेव प्रोपोगेट्स करता है तो पार्टिकल अपनी जगह पे आगे पीछे दोलन करते, तो क्या होता है, अपनी जगह से मीन पोजीशन से एक मैक्सिमम पोजीशन पे जाता है, एक्सट्रीम पोजीशन, फिर वापस बैक आता है। इतना चीज, इतना दूरी, एक्सट्रीम पोजीशन, इसको अभी वाले सिचुएशन में हम लोग ऐसे कर दिए, डॉल्फिन को ऐसे कर दिए, आदमी ऐसे जंप कर रहा है, ये हाइट वाला जंप हो गया। ये आप जो है ना छलांग वाली चीज सोच सकते हैं कि यहां से मैक्सिमम यहां तक छलांग लगाए, फिर वापस यहां आया, फिर वापस यहां गया, फिर वापस इस जगह पे आया था, वन कंप्लीट ऑसिलेशन में। तो क्या हुआ था, मीन पोजीशन से मैक्सिमम इतना दूरी इधर गए थे, फिर वापस यहां आए थे मीन पोजीशन से, फिर इधर वापस गए थे। ये जो पार्ट देख रहे हैं ना, ये पार्ट, दिस पार्ट, मीन पोजीशन से मैक्सिमम अप, मीन पोजीशन से मैक्सिमम ये बैक वाला पार्ट, फॉरवर्ड बैकवर्ड। मीन पोजीशन ये है, मीन पोजीशन से इतना फॉरवर्ड इतना बैकवर्ड। सिमिलरली आप क्या सोचे थे, दूसरी चीज, जब वेव प्रोपोगेट करता है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डेंसिटी और प्रेशर, मीन पोजीशन से वहां पे पार्टिकल की संख्या बढ़ते बढ़ते बढ़ गई, 100 से बढ़ के 200 हो गई थी या 250 हो गई थी, तो वहां पे डेंसिटी का या प्रेशर का वेरिएशन एक मैक्सिमम पॉइंट्स तक पहुंचा था। फिर जैसे ही वो कंप्रेशन पल्स गुजरा तो फिर वहां से रेयरफैक्शन पल्स आया, उसने क्या किया कि आपको डेंसिटी को मिनिमम पॉइंट्स तक ला दिया जो है, यानी कि एक मीन पोजीशन से
मैक्सिमम कितना ऊपर गए थे या मीन पोजीशन से कितना नीचे आए थे, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं डेंसिटी, एम्पलीट्यूड. ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ मीन वैल्यू के आइदर साइड में जो हमारा डिस्टरबेंस का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, यानी कि नॉर्मल पॉइंट से जितना कितना अप या नॉर्मल पॉइंट से मैक्सिमम कितना डाउन, ये या ये, ठीक है. इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी वेरिएशन कितना प्रेशर बढ़ सकता था या प्रेशर घट सकता था, वो वाला पार्ट मीन वैल्यू से कितना ऊपर या मीन वैल्यू से कितना नीचे, ये पार्ट को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं. सो व्हाट आई एम सेइंग, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्टरबेंस in the medium on the either side of the either side of the mean value is called amplitude. It is represented by a. साउंड के केस में ये डेंसिटी या प्रेशर वेरिएशन हो सकता है. ओके, द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव डिपेंड्स ऑन फोर्स विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड टू वाइब्रेट. कितना फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट कराते हैं, उस पे डिपेंड करेगा एम्पलीट्यूड कि उसका वाइब्रेशन कितना, मतलब कितना ज्यादा है जो है, ठीक है. फ्रीक्वेंसी अलग चीज है, एम्पलीट्यूड अलग चीज है. फ्रीक्वेंसी होता है किसी चीज को कितना, कितनी बार एक सेकंड में, एक सेकंड ऐसे ऐसे भी हो सकते हैं, ज्यादा दूर दूर भी हो सकते और नजदीक भी हो सकते हैं, वो फ्रीक्वेंसी है. लेकिन एम्पलीट्यूड क्या है कि कितना हार्ड आप किसी फोर्स पर, किसी ट्यूनिंग फॉर्क को कितना हार्डली जो है प्रेस किए हैं, फोर्स लगाए हैं, सो दैट कि उसमें कितना ज्यादा वाइब्रेशन हो रहा है, उससे निकलने वाला पल्स जो है, कंप्रेशन या रिफ्रैक्शन पल्स, किसी जगह पे जाके कितना ज्यादा पार्टिकल्स को कंप्रेस कर सकता है, कितना ज्यादा प्रेशर या डेंसिटी क्रिएट कर सकता है, नॉर्मल से डेंसिटी को कितना ज्यादा बढ़ा सकता है. ओके, तो ग्राफ के टर्म में जब भी आप एम्पलीट्यूड की बात करेंगे तो एम्पलीट्यूड नॉर्मल वैल्यू से अप कितना या नॉर्मल वैल्यू से डाउन कितना, दैट इज द मैक्सिमम डिस्टरबेंस अबाउट योर मीन पोजीशन. ओके, सो डिफिनेशंस में हम लोगों ने क्या लिखा था, डिफिनेशंस में हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्टरबेंस इन द मीडियम ऑन द आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड. ओके, एम्पलीट्यूड किस चीज पर डिपेंड करता है, फोर्स विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड टू वाइब्रेट. नाउ यू सी हियर इन ग्राफ में मैं आपको क्या बोल रहा हूं, अगेन यहाँ पे टाइम, वहां पे वेव डिस्टर्बेंस, तो यहाँ पे ये बता रहा है, ये हमारा ये है एम्पलीट्यूड. ओके, दिस इज एम्पलीट्यूड. एक्चुअली ये ग्राफ में मतलब बेसिकली ये ग्राफ नो डाउट बुक से लिया हुआ है, बट आई विल बी सेइंग यू कि ये यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज्यादा है, ये एम्पलीट्यूड कम है. ओके, यहाँ पे एम्पलीट्यूड इज लेस, यहाँ पे एम्पलीट्यूड इज मोर. एम्पलीट्यूड हमेशा नॉर्मल वैल्यू से निकाला जाता है, नॉर्मल वैल्यू से. बेसिकली इसको इस ग्राफ में ज्यादा अच्छे तरीके से हम लोग कह सकते हैं, सी दिस वन. इसमें दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. ओके, दिस इज एम्पलीट्यूड, दिस इज एम्पलीट्यूड. यानी कि नॉर्मल जो है उससे कितना ज्यादा डेविएशन हुआ है. ओके, नॉर्मल से कितना ज्यादा डेविएशन हुआ है या कितना नीचे आया है ये, ठीक है. सो ये बात आप उस वाले ग्राफ में भी बोल सकते हैं. अगर टाइम के साथ भी अगर ग्राफ दिया हुआ है, अगर टाइम के साथ भी ग्राफ दिया हुआ है, तो ये वाला चीज एम्पलीट्यूड है, दिस इज एम्पलीट्यूड है. नॉर्मल वैल्यू, ये सब नॉर्मल वैल्यू है. नॉर्मल वैल्यू से कितना ज्यादा है एम्पलीट्यूड, कितना ज्यादा है डेविएशन या मैक्सिमम डिस्टर्बेंस, उसी तरह ये नॉर्मल वैल्यू से कितना ज्यादा है ये एम्पलीट्यूड, ऐसे देख सकते हो. तो ग्राफ में जब देखेंगे, चाहे यहाँ पे वेव, दैट इज यहाँ पे आपका प्रेशर या डेंसिटी वेरिएशन विथ टाइम हो या
विथ पोजीशन हो, ये वाला पार्ट आपको बताएगा कि एम्पलीट्यूड कितना ज्यादा है। तो ग्राफ देख के भी आप एम्पलीट्यूड को बता सकते हैं। ये बुक का ही है, 11.8 फिगर है जो पेज नंबर 131 एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सो एम्पलीट्यूड अब हमने आपको समझाया। तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आई विल बी गोइंग टू नेक्स्ट नहीं, अभी थोड़ा सा बाकी है। अब स्पीड ऑफ द साउंड की बात कर रहे हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। द स्पीड ऑफ द साउंड इन द मीडियम। सो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि मोस्ट कॉमन मीडियम इज एयर, और स्पीड ऑफ द साउंड इन द वेव, साउंड वेव डिपेंड्स ऑन, ये चीज बहुत सारे कम ही बुक में आपको मिलेंगे कि ये डिपेंड्स ऑन इलास्टिक एंड इनर्शियल प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। अभी फिलहाल आप याद रख लीजिए, बाद में ये चीजें बहुत आगे जाके क्लियर होंगी आपको कि किसी भी वेव का जो स्पीड है मीडियम के इनर्शियल और इलास्टिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। अभी आप क्या कर रहे हैं, नीचे वाला चीज देखिए, द स्पीड ऑफ द साउंड, साउंड का स्पीड निकालना है। तो साउंड का स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस which a point on the wave such as compression or rarefaction travels in unit time। मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि एक सेकंड में कंप्रेशन या रेयरफैक्शन कितनी दूरी जाता है, उसको आपको साउंड का हम लोग स्पीड कहते हैं। सो अब आप सोचिए, ये सिचुएशन है कि यहां पे कंप्रेशन है, ठीक है, और यहां पे भी कंप्रेशन है। कुछ सेकंड के बाद इस पॉइंट पे ये कंप्रेशन पहुंच जाएगा, ये कंप्रेशन जो है इस जगह पे पहुंच जाएगा, इसके पास पहुंच जाएगा ना। सो ये कंप्रेशन चल के यहां पे पहुंचा, ठीक है, उसमें जितना दूरी ट्रैवल करेगा और जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उसमें जितना टाइम यूज होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि कंप्रेशन एक सेकंड में कितनी दूरी पे चल रहा है। सो दो कंप्रेशन के बीच की जो दूरी है, अगर वो आप जानते हैं, तो आप जानते हैं ना कि दो कंप्रेशन, एक कंप्रेशन यहाँ पे पहुंचेगा तो उसको एक टाइम पीरियड लगता है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी भी आप जानते हैं लेमडा के बराबर होती है। सो अभी फिलहाल हम आपको ये बोल रहे हैं, जस्ट ये समझने की कोशिश कीजिए कि आपका ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन चल रहा है। अब हम ये बोल रहे हैं कि अगर ये चल रहा है आगे, देख रहे हैं आगे बढ़ रहा है, तो एक कंप्रेशन जो है, ये कंप्रेशन एक सेकंड में जितनी दूरी तय करेगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 सेकंड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 सेकंड, अगर कंप्रेशन एक सेकंड में जितना दूरी तय करेगा उससे हमारा स्पीड निकल जाएगा, या रेयरफैक्शन एक सेकंड में जितनी दूरी तय करेगा उससे हमारा स्पीड निकल जाएगा। द स्पीड ऑफ द साउंड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस which a point on the wave such as a compression or rarefaction travels in unit time। ओके, अब ये सोचिए, इस ग्राफ में ये मेरा क्रेस्ट, ये भी मेरा क्रेस्ट, क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच की दूरी होती है लेमडा, ओके, जिसको आपने वेवलेंथ कहा था। क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच की दूरी, एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच की दूरी लेमडा, वेवलेंथ, ये मेरा डिफिनीशन था। और आप ये भी जानते थे कि एक इस पॉइंट पर अगर हम खड़े हो जाते हैं, मेरा ये क्रेस्ट यहां से गुजर जाता है, या कंप्रेशन गुजर जाता है, ये कंप्रेशन गुजर जाता है, दूसरा कंप्रेशन भी यहां पहुंचेगा, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे दो कंप्रेशन कंसेक्यूटिव, दो कंप्रेशन कंसेक्यूटिव कंसेक्यूटिव टू कंप्रेशन अगर जो क्रॉस करते हैं, क्रॉसिंग टाइम क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। ओके, टाइम पीरियड। तो यहां से इस कंप्रेशन को यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, एक टाइम पीरियड टी लगेगा। ओके, सो इस तरह से स्पीड कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू लेमडा डिवाइडेड बाई टी। Speed is equal to distance divided by time. Lambda is wavelength of the sound. It is distance traveled by the sound in one time period t, and thus we have v is equal to lambda by t.
ओके, अगर आपने कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि एक कंप्रेशन दूसरे कंप्रेशन मतलब उसका जो पीक पॉइंट है क्रेस्ट और क्रेस्ट के बीच की दूरी लेमडा, और आप जानते हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक कंप्रेशन गुजरा और दूसरा कंप्रेशन वहां से आके गुजरेगा, तो उसको आप बोलते थे वन कंप्लीट ऑसिलेशन। उसमें कितना टाइम लगता था? एक टाइम पीरियड टी लगता था। तो ये टी क्या है? दिस इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब एक कंप्रेशन गुजरा, फिर वहां से फिर वहीं पर दूसरा कंप्रेशन पहुंचा। और अभी आप देख रहे हैं कि दो कंप्रेशन यानी दो क्रेस्ट के बीच की जो दूरी हम लोग लेमडा लिखे थे, लेमडा है, और उनके बीच में एक कंप्रेशन को दूसरे कंप्रेशन तक पहुंचने में या उस कंप्रेशन के पॉइंट पर पहुंचने में या एक पॉइंट पे दो कंप्रेशन को क्रॉस करने में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड टी कहलाता है। तो v इज इक्वल टू लेमडा बाई टी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। ओके, और एक चीज और आप जानते हैं, वन बाई टी, वन अपॉन टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी। ये चीज भी हम लोग जानते थे क्योंकि हमने बताया था फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते। इस तरह से वन बाई टी की जगह पे न्यू रख दीजिए फ्रीक्वेंसी। सो दिस v इज इक्वल टू न्यू लेमडा, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, मोस्ट ऑफ द मीडियम थ्रू विच एयर ट्रेवल्स साउंड ट्रेवल्स इज एयर। Speed of the sound in air is 332 meter per second normally. Sound travels faster in liquid and faster in liquid than gas and even faster in solid than liquid। यानी सबसे ज्यादा स्पीड किस में होता है? सबसे ज्यादा स्पीड साउंड का सॉलिड में होता है, उससे कम लिक्विड में होता है और उससे कम जो है गैस में होता है। तो स्पीड ऑफ द साउंड इन solid is greater than speed of the sound in liquid is greater than speed of the sound in gaseous medium। okay, and एक ये सवाल है आपके सामने, सवाल है कि एक साउंड वेव है जिसका फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है, न्यू इज इक्वल टू 2 हर्ट्ज एच जेड, वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर, लेमडा 35 सेंटीमीटर का मतलब 0.35 मीटर। स्पीड ऑफ द साउंड v इज इक्वल टू न्यू लेमडा, दैट इज 2 इंटू 0.35। दिस इज नथिंग बट पॉइंट सॉरी ये फ्रीक्वेंसी है 2 किलो हर्ट्ज, के मतलब 1000 किलो हर्ट्ज, दैट इज 2000 हर्ट्ज। तो यहाँ पे 2000 रख देते हैं, 2000 2000 को गुना कर दिया 0.35 से, ये निकल कर आ गया आपका 700 700 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा जाता है हाउ लॉन्ग हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। डिस्टेंस है 1.5 किलोमीटर, 1.5 इंटू 1000 मीटर, किलोमीटर को मीटर में बदल दिया और यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी स्पीड निकाल लिया था v इज इक्वल टू न्यू लेमडा से, तो यहाँ पे हमने देखा 2.1 सेकेंड। ओके, लास्टली साउंड ऑफ द वेव, sound speed also depends on the temperature। टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड ऑफ द साउंड बढ़ेगा। ये फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू वी जीरो इंटू 1 प्लस टी बाई 546, जहाँ पे v जीरो स्पीड ऑफ द साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड t डिग्री सेंटीग्रेड पर, यहाँ पे t का जो भी वैल्यू होगा आप रख दीजिएगा, तो आपको यहाँ पे v जीरो क्या है? ये v जीरो है साउंड का स्पीड 0 डिग्री सेंटीग्रेड, किसी दूसरे टेम्परेचर पे निकालना है तो यहाँ पे रख दीजिए, ये फॉर्मूला से निकल जाएगा। साउंड स्पीड ऑल्सो इंक्रीजेस एज ह्यूमिडिटी इन एयर इंक्रीजेस। अगर एयर में ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो भी साउंड का स्पीड बढ़ जाता है। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर, माय नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन द पिच, intensity, loudness and the quality of the sound। that will be the sound का fourth part। okay, so hope अब आपको चीजें काफी अच्छी और इंटरेस्टिंग लगा होगा। थोड़ा टाइम ज्यादा लगा लेकिन बहुत ही कंसेप्चुअल चीजें आपने समझा होगा। थैंक्स अ लॉट। इफ यू लाइक our lecture or if it is fruitful, please like and subscribe if it is fruitful for you। Thank you।